हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई, कैप्सूल रिवीजन के अंदर आपका स्वागत है। ठीक। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट सेशन, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की। ठीक है। देखें, मैंने चैप्टर वाइज जो 11 चैप्टर्स हैं कंपनी के, जो आपके सिलेबस में है, वो मैंने चैप्टर वाइज ही कैप्सूल रिवीजन रखा है। आप देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चैप्टर 1 के अंदर आपको सिर्फ 2 ही सेक्शंस पढ़ने हैं, 1 और 2। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो है डोमिनेटर। वो आप मेरी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया होगा, AOCCindia.org। ठीक है। चलिए, तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की। देखो जी, सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में आपको पढ़नी है 4 चीजें। सबसे पहली बात भाई, टाइटल क्या है एक्ट का? टाइटल है एक्ट का कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबल कहां पर है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टार्टिंग से ही था। सर कमेंसमेंट डेट क्या है? 30 अगस्त। सर ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है? तो भैया ये एप्लीकेबल है वो हर एक कंपनी जो अंडर दिस एक्ट। अब अगर अन अकेडमी को बनाया गया 2015 में, तो कंपनीज एक्ट 13 के अंदर बनी है। और प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी अगर कंपनी बनाई गई है, आपको पता है रिलायंस को बनाया गया है 1973 में। तो रिलायंस कहां बनी है? रिलायंस बनी है इस वाले कंपनी एक्ट के अंदर। तो कहता है चाहे इस एक्ट के अंदर कंपनी बने या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, दोनों ही केस में कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक। अब ध्यान से देखिए लॉ मेकर कहना क्या चाहता है। दिस एक्ट, इंडिया वाला एक्ट, ये प्रीवियस कंपनी लॉ भी इंडिया वाले एक्ट, ये भी इंडियन कंपनीज एक्ट, ये भी इंडियन कंपनीज एक्ट। इनडायरेक्टली लॉ मेकर आपसे कह रहा है, अगर आप कंपनी को बनाते हैं इंडिया में, चाहे बनाए कंपनीज एक्ट 13 के अंदर, चाहे आप बनाए किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, ये दोनों ही लॉ इंडिया के हैं। मतलब अगर आप इंडिया में कंपनी बनाते हैं इंडियन लॉ के अंदर, तो उस कंपनी को ऊपर कंपनी एक्ट 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। इट मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कोई भी कंपनी जो आपने बनाई है इंडिया के अंदर, रीजन बीइंग ये दोनों लॉ कहां के लॉ हैं? इंडिया के लॉ हैं। तो अगर आप कंपनी बनाते हो इंडियन लॉ के अंदर, और इंडियन लॉ कहां एप्लीकेबल होता है जी? इंडिया में। इसका मतलब इंडिया में कंपनी बनाओ, कंपनी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे इस एक्ट के अंदर बनाओ चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनाओ। ये है फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं बाकी 3 पॉइंट पे। मैं शॉर्ट में से कहता हूं बाई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। अब एक्सिस बैंक को बनाया गया साहब, कहां पे एक्सिस बैंक को बनाया गया आपको पता है? एक्सिस बैंक, अच्छा, अन अकेडमी 2013 के अंदर बनी है। रिलायंस 56 के अंदर बनी है। लेकिन एक्सिस बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बना है। वो बना ही नहीं है सर कंपनी एक्ट के अंदर, ये बना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। अब एक्सिस बैंक के सामने धर्म संकट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैलेंस शीट P&L का अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, पता आपको? अलग फॉर्मेट चलता है इनका। और कंपनीज एक्ट के अंदर अलग फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट P&L का। एक्सिस बैंक किसको मानेगा? अब आपके सामने कंपनीज एक्ट का भी फॉर्मेट है बैलेंस शीट P&L का, एक्सिस बैंक का भी, बैंकिंग का भी फॉर्मेट है। क्लियर कहा गया है सर, आपको बनाया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ना, तब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के फॉर्मेट को मानिए। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट को मानेगी, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को मानेगी। जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन आएगा वहां वहां कंपनीज एक्ट हार जाएगा सर। जीतेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही, जीतेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ही, जीतेगा आपका इंश्योरेंस एक्ट ही, जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। मतलब कभी भी लड़ाई हुई कंपनीज एक्ट की और बैंकिंग की, तो ये बैंकिंग ने पीट देना है उठाकर किसको? कंपनीज एक्ट को। आपने कंपनीज उतना ही मानना है जितना आपके एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। जिस हद तक कॉन्ट्राडिक्शन होगा उस हद तक कंपनीज एक्ट मत मानना। कंपनीज एक्ट उतना ही मानना जितना आपके आपके एक्ट को हर्ट ना करे। ठीक है। कंपनीज एक्ट वैसा बढ़िया लिबरल विचारों का आदमी कहता है तू किसी के साथ है, रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस जो समय वहां से मिले वो मुझे दे देना, मेरे उतने ही प्रोविजन मान लेना जो तेरे एक्ट के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है ना? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला बताइए जी। कंपनी जो बनाई गई है स्पेशल एक्ट के अंदर, स्पेशल एक्ट जैसे कि SBI, आपको पता है SBI बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर नहीं बनती। SBI का अपना एक्ट है, SBI एक्ट 1955। तो SBI को उस एक्ट के अंदर बनाया गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है। SBI एक्ट हमारे और आपके ऊपर एप्लीकेबल थोड़ी है, तो स्पेशल एक्ट है। तो स्पेशल एक्ट के अंदर बनने वाली कंपनी के ऊपर भी कंपनी एक्ट लगेगा।
ठीक है। और लास्ट, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सीजी, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सीजी। सो सर हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट की जनरल मीनिंग की बात करें, जनरल मीनिंग सिंपल है, कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के अंदर और जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है, वो बॉडी कॉर्पोरेट। जनरल मीनिंग की बात करो, डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे, जनरल मीनिंग। अब आप मुझे बताइए, आपने ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदा, उसके अंदर कीड़ा निकला, आपने खा लिया, फूड पॉइजनिंग, केस किसके ऊपर करोगे? ब्रिटानिया के डायरेक्टर के ऊपर, ब्रिटानिया के ऊपर? ब्रिटानिया के ऊपर। केस तो कंपनी के ऊपर होगा ना साहब। अन अकेडमी अगर मैंने अधूरा बैच छोड़ के चला गया, मैं अन अकेडमी मेरे ऊपर करती है कि वो एक मैटर है, बट बच्चा या कस्टमर या स्टूडेंट किसके ऊपर केस करेगा? अन अकेडमी के ऊपर। कंपनी अलग है, एजुकेटर अलग है। सर कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, कंपनी द बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है जी, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है जी, फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है जी। पार्टनर है तो फॉर्म है, पार्टनर नहीं तो फॉर्म नहीं। तो फॉर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट जनरली। आपका एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट है नहीं, सोल बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आता है, डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने सिंप्लीफाई कर दी है, डेफिनेशन तो है बट थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई करके जॉट डाउन करके सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया। कहता है डेफिनेशन में तीन चीजें बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएंगी। एक तो इंडिया से बाहर बनने वाली कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिया वाली कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, और कोई भी ऐसी एंटिटी जिसे भारत सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है। नोटिफाई नहीं किया मतलब, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में एक बात बड़ी क्लियर लिखी है, बड़ी क्लियर, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, नहीं है। और जैसे हमने कोऑपरेटिव को बाहर किया है, भारत सरकार किसी और को भी बाहर कर सकती है, कर सकती है। आप मुझे बताइए, क्या एलएलपी को बाहर किया है क्या? नहीं किया ना। तो एलएलपी आज क्या है या नहीं है? एज पर डेफिनेशन 2 क्लॉज 11, एज पर डेफिनेशन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, है ना सर, क्योंकि नॉट नोटिफाइड बाय सीजी। कल को एलएलपी को नोटिफाई करेंगे, वो बाहर हो जाएगी। अभी तक सिर्फ एक को नोटिफाई किया, कोऑपरेटिव को, तो कोऑपरेटिव इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। बाकी तीनों लोग बॉडी कॉर्पोरेट, तीनों मतलब इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी, एलएलपी, तीनों बॉडी कॉर्पोरेट है। इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी, एलएलपी, तीनों बॉडी कॉर्पोरेट। तो ऊपर क्या लिखा है? ये लॉ बॉडी कॉर्पोरेट भी भारत सरकार लगा सकती है, लगा सकती है बॉडी कॉर्पोरेट पे। अब सर बॉडी कॉर्पोरेट में तीन लोग आ गए, इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी और एलएलपी, क्योंकि एलएलपी नोटिफाइड नहीं है ना इसलिए। तो अब आप मुझे बताइए, इंडिया वाली कंपनी भी कंपनी तक लगेगा? वो तो ऑलरेडी लगा दिया फर्स्ट पॉइंट के अंदर। इंडिया वाली कंपनी पे तो ऑलरेडी लगा दिया आपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर। अब बची बाहर वाली कंपनी और एलएलपी, क्या इन दोनों पे कंपनी तक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाएंगे सर। फॉरेन कंपनी पे आपने कंपनी एक्ट लगाया है, आपके सिलेबस में है ये 15 सेक्शंस, बल्कि 16। अब आप मुझे बताइए, फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो है, तो ये एक्ट सिर्फ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता भाई, ये कंपनी के अलावा बॉडी कॉर्पोरेट पे भी एप्लीकेबल हुआ। तो बॉडी कॉर्पोरेट में भारत सरकार इस कानून को लगा सकती है, लगा चुकी है सर, फॉरेन कंपनी को बोल चुकी है कि तू ये 15 सेक्शन मान ले। सर क्या एलएलपी के ऊपर लगा चुकी है लॉ? बिल्कुल लगा चुकी है। एलएलपी आप पढ़िए, डीपी के प्रोविजन आप पढ़ेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर वाले, वहां क्लियरली एक बात लिखी है, जैसे डायरेक्टर डिल लेता है ना भाई साहब, वैसे ही डीपी को डीपीआईएन लेना पड़ेगा। और वहां लिखा है डीपीआईएन लेते वक्त डीपी को मानना पड़ेगा वही प्रोविजन 153 से लेकर 159 तक कंपनी एक्ट 13 का। मतलब डीपी को, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर को अगर डीपीआईएन लेना है तो उसे आना तो कंपनी एक्ट में ही पड़ेगा सर। ये सेक्शन आप फाइनल में पढ़ते हैं, कह रहा है यही सेक्शन के अंदर जो डायरेक्टर है वो डिल लेता है, यही सेक्शन के अंदर डीपीआईएन लेगा, डीपीआईएन क्लियर लिखा है सर, आपने पढ़ा भी होगा। अब ये लॉ जो है कंपनी तक का प्रोविजन है ना, लग रहा है ना एलएलपी के ऊपर, तो लगाया है सरकार ने, तो लग रहा है। तो भारत सरकार कंपनियों के अलावा फॉरेन कंपनी पे भी और एलएलपी पे भी ये लॉ लगा सकती है, और लगाया है सरकार ने। एलएलपी को भी मान्य है प्रोविजन, फॉरेन कंपनी को भी मान्य है प्रोविजन। बात आ रही समझ? तो भैया ये है सेक्शन 1 मेरी तरफ से, ठीक। अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको, ठीक है। और आगे चलते चलते हम ऊपर ना कुछ बेसिक का भी पार्ट है, वो थोड़ा बहुत हम लिंक करते चलेंगे। अच्छा अब देखो सेक्शन 2, सेक्शन 2 में डेफिनेशन आपको पता है। मैंने डेफिनेशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया मैं आपको पहले बता देता हूं क्लियर तरीके से। हमने डेफिनेशन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। एक तो सारी डेफिनेशन जो काइंड्स ऑफ कंपनीज वाली उनको अलग कर दिया, तो थोड़ा बहुत आप शायद फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं,
काइंड्स ऑफ कंपनीज वाली डेफिनेशन अलग कर दी है, एक अदर डेफिनेशन हमने अलग कर दी है, और एक और तीसरी डेफिनेशन है जो डेफिनेशन हम अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर। तो वो डेफिनेशंस हम अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वो अभी नहीं पढ़ेंगे चैप्टर 1 के साथ, है ना, वो बाद में अलग अलग चैप्टर के अंदर पढ़ते रहेंगे, जैसे चैप्टर आएंगे वैसे पढ़ते रहेंगे। डिबेंचर डेफिनेशन डिबेंचर चैप्टर के साथ, है ना, सेक्शन 71 के साथ, चार्जेस वाली उसके साथ, तो वहां पढ़ते रहेंगे। अदर डेफिनेशन अब पढ़ लेंगे और काइंड्स ऑफ कंपनीज अब पढ़ लेंगे। तो मैंने क्या किया, आप देखो काइंड्स ऑफ कंपनीज में ये काइंड्स ऑफ कंपनीज ही है, ठीक है, चैप्टर 1 का ही पार्ट है। आप देखो काइंड्स ऑफ कंपनीज, और अदर डेफिनेशन मैंने बाद में रखी है। जिनके पास डोमिनेटर का पिछला एडिशन होगा तो आप देख लेना, ये डेफिनेशन आपको डोमिनेटर के लास्ट में मिलेंगी। अब मैंने इस एडिशन में यहां रख दिया, ठीक है ना। ये मिसलेनियस डेफिनेशन है, इसमें आप देखो सारे डेफिनेशन मिलेंगे, रिलेटिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केएमपी, ऑफिसर, फ्री रिजर्व, नेटवर्थ, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये सब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज वाले, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, मिनिमम शेयर कैपिटल नो लिमिट। सर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में ना 3 बातें लिखनी जरूरी है, जरूरी है 3 बातें लिखनी। पहली बात, शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है। क्यों सर, एक बात बताइए, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट क्यों है? क्योंकि वो हर किसी को शेयर तो दे नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी शेयर किसको देगी? डायरेक्टर, एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्या पब्लिक को आप शेयर दे सकते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अन अकेडमी में एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, नमन, जो ना तो एम्प्लॉय है ना तो डायरेक्टर है, एक आउटसाइडर हो गया। क्या कंपनी नमन को शेयर दे सकती है? नहीं, आउटसाइडर है सर। नमन कहता है भैया मैं तो शेयर लेके रहूंगा, मैं तो शेयर लेके रहूंगा। अब जैसे बात करिए बॉब की, बॉब आउटसाइडर है, क्या शेयर ले पाएगा? ऑगी प्राइवेट लिमिटेड के नहीं ले पाएगा। लेकिन क्या जैक कंपनी का डायरेक्टर है, ये शेयर ले सकता है? ये ले सकता है सर। अब बॉब आउटसाइडर है यार, वो तो शेयर ले नहीं सकता। तो अब आप मुझे बताइए, क्या एक डायरेक्टर एक आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफर कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता सर, नॉट अलाउड, नहीं कर सकता। लेकिन क्या एक डायरेक्ट आउटसाइडर के पास शेयर जाएंगे नहीं ना, ना तो शेयर अलाउड होंगे ना शेयर ट्रांसफर होंगे, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। लेकिन क्या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को शेयर ट्रांसफर कर सकता है? यस। मतलब डायरेक्टर आउटसाइडर को नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्टर डायरेक्टर को तो कर सकता है। इनसाइडर इनसाइडर को करेगा, इनसाइडर आउटसाइडर को नहीं करेगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना यार कि शेयर ट्रांसफर होते ही नहीं है प्राइवेट कंपनी में। शेयर तो ट्रांसफर होते हैं ना, बस फर्क क्या है कि इनसाइडर आउटसाइडर को नहीं कर पाएगा, इनसाइडर इनसाइडर को कर लेगा। शेयर तो होते हैं ट्रांसफर, लेकिन हमेशा नहीं होते। तो हम ये नहीं कहते कि शेयर के ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन है, हम कहते हैं शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कभी अलाउड है कभी अलाउड नहीं है। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक टोक है, घर से बाहर जाने तो मिलेगा लेकिन 2 घंटे के लिए, रिस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिशन मतलब जा ही नहीं सकते, तो प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन। लेकिन पब्लिक ऑफर पे प्रोहिबिशन है। इन्विटेशन टू पब्लिक दे ही नहीं सकते आप, पब्लिक को इन्विटेशन दे ही नहीं सकते, प्रोहिबिशन है। लेकिन शेयर के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है। और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200, 200। एक बात ध्यान रखिएगा, 200, ठीक। 200 की काउंटिंग करते वक्त जॉइंट शेयर होल्डर, मान लो एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ शेयर्स खरीदता है, अलाउड ही नहीं अकेले खरीदना, जॉइंट शेयर होल्डर है, जॉइंट शेयर होल्डर को एक ही मेंबर मानेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अन अकेडमी में कल को 4,000 एम्प्लॉई है। अगर इन 4,000 एम्प्लॉई को शेयर दे दिए तो ये 4,000 शेयर होल्डर बन जाएंगे। अभी तो आपने कहा सर 4,000 मेंबर ही हो सकते हैं, फिर कैसे होगा? तो प्राइवेट कंपनी में ध्यान रखना, जिस आदमी को आपने अलॉट किए हैं शेयर, अगर अलॉटमेंट के वक्त वो आपका एम्प्लॉय है या था, तो आप उसे 200 में काउंट नहीं करेंगे।
मतलब मान लो अनअकैडमी ने अपने 12 डायरेक्टर्स को, 15 इन्वेस्टर्स को शेयर दिए और 4000 एम्प्लॉय को शेयर दिए, तो आपको पता है टोटल मेंबर कितने काउंट होंगे? जब इन तीनों को शेयर दोगे ना, तो 200 में ये तो काउंट होगा इन्वेस्टर, ये तो काउंट होगा डायरेक्टर, लेकिन एम्प्लॉय काउंट नहीं होगा। तो टोटल मेंबर काउंट होंगे 15 और 12 27 मेंबर काउंट होंगे, 27 मेंबर्स। इन्हें 200 में काउंट करेंगे ही नहीं एम्प्लॉयज को। अगर इनमें से 600 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, लेफ्ट द कंपनी, आपको पता है तब भी ये काउंट नहीं होंगे 200 में। आज एम्प्लॉय हैं या नहीं फर्क नहीं पड़ता, अलॉटमेंट के दिन एम्प्लॉय थे फर्क पड़ता था। वो आज एम्प्लॉय हो तब भी काउंट नहीं होंगे, छोड़ के चले तब भी काउंट नहीं होंगे। बस अलॉटमेंट के दिन चेक कर लेना एम्प्लॉय थे, यानी हु वाज इन एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई? चलिए, ये हो गया प्राइवेट कंपनी टू क्लॉज 68। अब देखिए, इसी के साथ पब्लिक कंपनी है। शेयर कैपिटल पे वहां भी लिमिट नहीं दी, शेयर कैपिटल पे यहां भी लिमिट नहीं है। कई लोग इस डेफिनेशन का बहुत मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार ये कैसी डेफिनेशन है जहां लिखा विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है। अरे मैं सिंपल कहता हूं यार, कोई भी कंपनी प्राइवेट कैसे बनती है? इन 3 कंडीशन को पूरा करके आर्टिकल में। अगर आर्टिकल में 3 कंडीशन है तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी, ऑब्वियस सी बात है। 3 कंडीशन प्राइवेट में होनी, आर्टिकल में होनी जरूरी है। आप प्राइवेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो तीनों कंडीशन जो प्राइवेट पे लगती है वो आप पे नहीं लगेगी। वो तीनों कंडीशन जो प्राइवेट पे लगती है वो आप पे नहीं लगेगी। इसका मतलब वहां शेयर के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन था ना, भी पढ़ा आपने रिस्ट्रिक्शन। यहां शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। वहां पब्लिक ऑफर प्रोहिबिशन था, पब्लिक ऑफर इज परमिसेबल। वहां मैक्सिमम मेंबर में 200 की लिमिट थी, यहां कोई लिमिट ही नहीं होगी। वही 3 कंडीशन जो यहां लगती थी वो यहां नहीं लगेंगी। इसका मतलब शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मैक्सिमम मेंबर पे लिमिट नहीं है, और पब्लिक ऑफर इज परमिसेबल। ठीक। और एक बात और ध्यान रखिए, ये एक पब्लिक कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी है, 60% शेयर होल्ड है तो ऑब्वियस सब्सिडरी कहलाएगी। अगर एक कंपनी पब्लिक है, उसकी सब्सिडरी है, तो पब्लिक की सब्सिडरी को आप पब्लिक ही मानेंगे। यहां पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पब्लिक की सब्सिडरी को पब्लिक ही मानेंगे। एक बात ध्यान रखना, रिलायंस पब्लिक है और रिलायंस लॉजिस्टिक को पब्लिक माना गया है। पब्लिक है नहीं, माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक के सब्सिडरी के लायक है तो आप उसे पब्लिक ही मानेंगे। ठीक लिखा हुआ है सर, अगर एक कंपनी सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की तो आप उसे पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, रिलायंस लॉजिस्टिक्स, आर्टिकल में तीनों कंडीशन लिखी है, वही तीनों कंडीशन जो भी पढ़ी है आपने आर्टिकल में। सर लेकिन रिलायंस लॉजिस्टिक तो पब्लिक की सब्सिडरी, पब्लिक मान लिया हमने इसे। क्या यहाँ आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि प्राइवेट को पब्लिक मान रहे हो, कंडीशन तो 3 आर्टिकल में लिखी है ना। कहता है आर्टिकल चेंज करने की जरूरत नहीं, पब्लिक मान लिया। मान लिया लिखा हुआ है, इवन इफ इट कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। मतलब भले ही लॉजिस्टिक के आर्टिकल में तीनों कंडीशन लिखी होंगी, लॉजिस्टिक को आप तब भी पब्लिक मानेंगे, आपको आर्टिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। समझ रही बात? चलिए, ये तो हो गया जी पब्लिक प्राइवेट। अच्छा, ये जब मैं आपसे कह रहा हूं सेक्शन 2 पढ़ा रहा हूं, मैं ना 3 सेक्शंस ऐसे हैं चैप्टर 2 के, इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर के 3 सेक्शंस ऐसे जो मैं यहां पढ़ाता हूं, लिंक कर देता हूं पहले चैप्टर के साथ। क्योंकि हम प्राइवेट पब्लिक की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम साथ में पढ़ते हैं। जल्दी से बोलो भाई, साथ में क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन। और कन्वर्जन करते वक्त हमें 14 15 मानना पड़ता है, और 14 18 मानना पड़ता है। 15 तो ऐसे ही बिन बुलाया बाराती है, वो पहुंच ही जाता है हर जगह। ठीक है, आइए कन्वर्जन साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला, अगर कन्वर्जन कर रहे हैं प्राइवेट का पब्लिक में तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले कहता है अगर प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट करो, एसआर पास करो। एसआर क्यों पास करेंगे? एक बात बताइए, प्राइवेट के आर्टिकल में 3 बातें लिखी होंगी, अभी पढ़कर आए। पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो तीनों बातें हटानी पड़ेंगी आर्टिकल से, तो आर्टिकल चेंज तो करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं एसआर पास करिए आर्टिकल चेंज करने के लिए, टू ऑल्टर एओए। एओए चेंज क्यों करेंगे? उन 3 कंडीशन को डिलीट करने के लिए।
अब एक बात बताओ, एओए तो चेंज कर दिया, एमओए चेंज करेंगे? एमओए भी चेंज करेंगे। क्यों? एमओए में कंपनी का नाम लिखा होता है। जिस कंपनी का नाम कल तक क्या था, भालू भैया प्राइवेट लिमिटेड, भालू भैया प्राइवेट लिमिटेड, अब उस कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? भालू भैया लिमिटेड। तो भैया भालू भैया प्राइवेट लिमिटेड जब थी वो प्राइवेट, अब वो बन गई पब्लिक, तो अब नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा भालू भैया लिमिटेड। नाम में से प्राइवेट वर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। और नाम कहाँ लिखा होता है? एमओए में। तो कह रहा है एमओए चेंज करिए। एमओए चेंज क्यों करेंगे? कह रहा है नाम चेंज करने के लिए। नाम चेंज क्यों करेंगे? प्राइवेट वर्ड को डिलीट करने के लिए नाम के एंड से। प्राइवेट वर्ड को डिलीट कर दो नाम के एंड से, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट कर रहा है ना, इसलिए। दो एसआर पास होंगे सर, एक एमओए चेंज करने के लिए और एक एओए चेंज करने के लिए। एओए चेंज क्यों करेंगे? 3 कंडीशन हटाने के लिए। एमओए चेंज क्यों करेंगे? नाम में से प्राइवेट वर्ड को हटाने के लिए। ठीक। अब एक बात और, अगर कन्वर्ट करोगे तो मेंबर को बढ़ा के 7 कर दो, पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो। डायरेक्टर बढ़ा के 3 कर दो। आपने सब कुछ कर लिया, कैसे मान ले? सरकार कैसे मान ले? इसीलिए सरकार के बिहाफ में अथॉरिटी बैठी, इसे बोलते हैं आरओसी। आरओसी के पास फाइलिंग करेंगे। क्या क्या? चेंज किया हुआ आर्टिकल, चेंज किया हुआ मेमोरेंडम, चेंज किया ना ऊपर आपने आर्टिकल मेमोरेंडम, और एसआर की कॉपीज लगा दो भैया। एक बात बताओ, नाम तो बदल गया ना। पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसके नाम पे था, अब नाम बदल गया, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसके नाम पे होगा, तो आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट देगा। एक बात ध्यान रखना, आपने आपने कन्वर्जन से पहले कुछ लोन लिए थे, क्या लोन रीपे करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी कन्वर्जन के बाद? नहीं। डेटर से आपने 5 लाख रुपए लेने थे, क्या वो 5 लाख रिकवरी का राइट खत्म हो जाएगा? नहीं। कहता है राइट्स एंड लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो राइट्स एंड लायबिलिटी पहले थे वही राइट्स एंड लायबिलिटी बनी रहेंगे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑल्सो। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 15 बिन बुलाए मेहमान, आप बुलाओ ना बुलाओ पहुंच जाएगा सर। सेक्शन 15 पता क्या बोलता है? अगर आपने मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज किया चेंज, तो चेंज हर कॉपी में होना चाहिए। मतलब उस दिन के बाद पुराना मेमोरेंडम पुराना आर्टिकल मत बांट देना। अगर उस दिन के बाद आपने पुराना मेमोरेंडम पुराना आर्टिकल बांट दिया, 1000 रुपए पर कॉपी का फाइन लगेगा। तो कहता है चेंज शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ एमओए और एओए, अदरवाइज फाइन लगेगा 1000 रुपए पर कॉपी का। 1000 रुपए पर कॉपी का फाइन है अगर आपने पुरानी कॉपी बांटी है तब। ठीक है ना? ये कब है? प्राइवेट से पब्लिक। अब तो बहुत सिंपल है सर, पब्लिक तो प्राइवेट कैसा होगा? अरे अब तो क्या ही बचा है, 3 कंडीशन ऐड करनी पड़ेंगी आर्टिकल में, ऐसा तो यहां भी पास होगा। पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करो, प्राइवेट वर्ड ऐड करना पड़ेगा, तो नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम एमओए तो एमओए यहां भी चेंज होगा, ऐसा यहां भी पास करना पड़ेगा। मेंबर को बढ़ाने, डायरेक्टर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस मेंबर को 200 तक ले आओ। डायरेक्टर कम नहीं करने, क्योंकि हर कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, तो डायरेक्टर कम नहीं करने, बट हाँ मेंबर जो है 200 तक होने चाहिए। एक बात ध्यान रखना, फाइलिंग वही, चारों पॉइंट सेम है, फाइलिंग वही, रजिस्ट्रेशन वही, राइट्स लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, सेक्शन 15 सब कुछ सेम है, बस एक पॉइंट अलग है। प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करोगे तो यही काम करना है, लेकिन पब्लिक टू प्राइवेट जाओगे ना तो सीजी की अप्रूवल लगती है सर, ये वहां नहीं होती, यहां पे, यहां सीजी की अप्रूवल नहीं है, बट वहां सीजी की अप्रूवल है। पूछो क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, पब्लिक का पैसा लगा होगा, मैटर सेंसिटिव है, इसीलिए अगर पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, बाकी वहां नहीं रखते। ठीक है ना? तो ये 14, 18 और 14, 18 और 15 में साथ में करा दिया। ठीक है ना मैंने? चलिए, तो पब्लिक प्राइवेट की डेफिनेशन भी हो गई और कन्वर्जन भी हो गया साथ साथ। अब चलते हैं प्राइवेट पब्लिक के बाद, सबसे पहले चलते हैं भाई सब्सिडरी कंपनी की तरफ, फिर आगे बात करेंगे सब्सिडरी एसोसिएट होल्डिंग। देखिए जी, सब्सिडरी में अगर आप देखोगे तो ए बी और बीच में लिखा है और, मतलब कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी तो कंपनी को सब्सिडरी कंपनी मान लेंगे आप। कंडीशंस क्या बोलती है ये देखते हैं। कहता है सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी मीन्स अ कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रही है, होल्डिंग कंपनी बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रही है। अब सर बोर्ड का कॉम्पोजिशन कहां से कंट्रोल होता है? बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल होता है, मान लो इस कंपनी में 15 डायरेक्टर्स है, 15, और आप 8 डायरेक्टर्स को यानी कि मेजोरिटी को या तो ला सकते हो या हटा सकते हो। अगर 15 में से 8 यानी कि मेजोरिटी को आप या तो ला सकते हो या हटा सकते हो,
तो आप मानेंगे ये कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है। अब ये अगर 7 आउट ऑफ 15 होते, 7 आउट ऑफ 15, तो फिर बोर्ड कंट्रोल नहीं कर पाते। हम बोर्ड तभी मानेंगे कंट्रोल कर रही है कंपनी जब मेजोरिटी से ऑल तक जा सकती है कहानी, मतलब इट में भी 8 9 10 हो सकता है 15 आउट ऑफ 15, बट एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर को या तो लाने का अधिकार है आपके पास या हटाने का अधिकार है। वही नीचे लिखा भी होगा, कंपनी डीम टू बी कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। अगर आप अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑल या मेजोरिटी से बात बन जाएगी। अब वो 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 15 हो, लेकिन एटलीस्ट 8 होने चाहिए। आपको हटाने या लाने का अधिकार कम से कम 8 डायरेक्टर को लेकर होना चाहिए। अब किसी कंपनी में 12 है तो 7 हो जाएगा, किसी कंपनी में 10 है तो 6 हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर। अच्छा, और क्या लिखा है जी, टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, टोटल वोटिंग पावर का मोर देन हाफ, 51% नहीं लिखा, ध्यान रखना, मोर देन हाफ लिखा है। मोर देन हाफ समझते हैं ना, 50%। अब सवाल बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल वोटिंग पावर। देखो जी, टोटल वोटिंग पावर निकालते वक्त आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, वोटिंग पावर आपको प्रेफरेंस शेयर नहीं देता जनरली, ठीक, दो केस में देता है। तो कभी भी टोटल वोटिंग पावर या क्वेश्चन के अंदर टोटल वोटिंग पावर में ध्यान रखना आपको देखनी है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टोटल वोटिंग पावर निकालते वक्त इक्विटी एंड कन्वर्टेबल, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मान लो भाई ये 60 करोड़ है इक्विटी, टोटल 100 करोड़ है, टोटल आप 60% होल्ड कर रहे हो, मिसप्रिंट ओवर ठीक कर लेना, 60%, ठीक है ना, होल्ड कर रहे हो। लेकिन हमें प्रेफरेंस से तो मतलब ही नहीं है ना सर, प्रेफरेंस क्या होल्ड कर रहे हो उससे मतलब थोड़ी है। हम टोटल वोटिंग पावर में इक्विटी निकालेंगे, इक्विटी आप होल्ड कर रहे हो 28 आउट ऑफ 60, 28 आउट ऑफ 60 मतलब 46.67%। क्या आपको सब्सिडरी कंपनी मानेंगे? नहीं, क्योंकि टोटल वोटिंग पावर का मोर देन हाफ, टोटल वोटिंग पावर कौन देगा भैया? इक्विटी। प्रेफरेंस से कोई मतलब नहीं, प्रेफरेंस कितना होल्ड कर रहे हैं आप। अब जैसे यहां पे आ जाओ यहां इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, और नॉन कन्वर्टिबल भी है, कन्वर्टिबल भी है। नॉन कन्वर्टिबल से हमें क्या मतलब? हमें तो मतलब भैया इससे, ये दोनों जो है इक्विटी और प्रेफरेंस कन्वर्टिबल, ये 200 और 80 कितना हो गया? 280। आप कितना होल्ड कर रहे हो? 80 प्लस 60 यानी कि 140। ये होल्ड कर रहे हो आप 140 डिवाइड बाय 280, 50% एग्जैक्ट। 50 में बात नहीं बनेगी, क्योंकि मोर देन हाफ होना चाहिए ना, एग्जैक्ट 50 में बात नहीं बनेगी, ठीक। अच्छा, मोर देन हाफ इज टोटल वोटिंग पावर। समझ गया टोटल वोटिंग पावर का मतलब क्या है? टोटल वोटिंग पावर मींस इक्विटी एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए अगली बात, कहता है सर या तो अकेले होल्ड कर रहे हो मोर देन हाफ, ये अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर। अब ये क्या होता है सब्सिडरी के साथ मिलकर? यही बात सही कह रहे हो सर आप। क्या होता है देखो, मैं एक बार आपको सिंपल से बता देता हूं, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। मान लो ये है जी लिमिटेड। अगर सब्सिडरी कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है किसी थर्ड कंपनी में, जी लिमिटेड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो वो होल्डिंग का डीम्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, वो होल्डिंग का डीम्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सब्सिडरी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी किसी कंपनी में, वो होल्डिंग का डीम्ड इन्वेस्टमेंट है। बेटा जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा पापा का डीम्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब जरा इस एग्जांपल को देखिए, आर लिमिटेड की कैपिटल कितनी है? आर लिमिटेड की कैपिटल है भैया 100 करोड़ इक्विटी। आप कितना होल्ड कर रहे हैं? 10 करोड़। ए लिमिटेड खुद, एक ही एक सब्सिडरी है, कौन? बी लिमिटेड। ये कितना होल्ड कर रही है? ये होल्ड कर रही है 18 करोड़। एक और सब्सिडरी है, हम्म 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 ओके, तो ये है बात। सी लिमिटेड कर दें इसे, और इसे एरो यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए लिमिटेड, सी लिमिटेड सब्सिडरी है, और सी लिमिटेड होल्ड कर रही है 13 करोड़, 13 CR। एक और सब्सिडरी है डी लिमिटेड, ये होल्ड कर रही है 20 CR। आप खुद होल्ड कर रहे हो 10 करोड़, आपकी एक सब्सिडरी 18, दूसरी 13, और तीसरी कितना होल्ड कर रही है? 20।
20, 13, 33, 33 और ये हो गया 41। मतलब आपकी सब्सिडरी होल्ड कर रही है 41, आप खुद होल्ड कर रहे हो 10। ठीक, इतना ही हुआ ना, और कुछ बचा है क्या? 41 नहीं, 51 हो गया ना ये तो। 20, 33, हाँ 51। 51 आपकी सब्सिडरी होल्ड कर रही है, 10 आप होल्ड कर रहे हो खुद डायरेक्टली। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर 61%। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 61%। सही बात है, एक मिनट देना यार। ये क्या एक्चुअली पेज इतना बड़ा है? अरे भाई मत परेशान कर मुझे, चुपचाप चल यहां से तू, नलायक। 61 करोड़ आउट ऑफ 100 CR, 61% हो गया। मोर देन हाफ होना चाहिए, 61% सब्सिडरी कंपनी मानेंगे। इसमें आपने एक चीज देखी, 10 करोड़ खुद होल्ड कर रहे थे इट सेल्फ। 51 करोड़ खुद नहीं होल्ड कर रहे, सब्सिडरीज के थ्रू होल्ड कर रहे हैं। जो खुद होल्ड करते हैं ना, वहां वर्ड यूज करते हैं एक्सरसाइज। जो सब्सिडरी के थ्रू होल्ड करते हैं ना, वहां वर्ड यूज करते हैं कंट्रोल। दो वर्ड यूज होते हैं, एक्सरसाइज और कंट्रोल। देखा था आपने ऊपर? तो जो खुद होल्ड करेंगे वो एक्सरसाइज, दूसरे के थ्रू होल्ड करेंगे वो कंट्रोल। ठीक है ना? तो कह रहा है एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ। कैसे? या तो खुद या सब्सिडरी के साथ मिलकर, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होगी, सब्सिडरी कंपनी मानेंगे। ठीक है, अब सुनते जाना। एक्सप्लेनेटरी नोट में एक बात लिखी है, कह रहा है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ये लॉ में लिखा है, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। इस डेफिनेशन में कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। और ऊपर आपने क्या पढ़ा था? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट बोलो भैया, बाहर वाली कंपनी आएगी, बाहर वाली कंपनी में आएगी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11, ये तो पढ़ा आपने। बाहर वाली कंपनी आएगी आएगी, इंडिया वाली कंपनी आएगी आएगी, एलएलपी आएगी एलएलपी भी आएगी, तीनों मानते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर एक बात बताओ, यहां लिखा है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी में कंपनी जहां लिखा है इट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी सब्सिडरी कंपनी बन सकती है। ये मतलब हुआ ना, इसका मतलब इंडिया से बाहर वाली कंपनी भी आपकी सब्सिडरी कंपनी बन सकती है। अगर रिलायंस इंडिया से बाहर किसी, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया से बाहर किसी कंपनी के आगे सारा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, तो वो भी सब्सिडरी कंपनी है आपकी, क्योंकि बाहर वाली कंपनी है तो बॉडी कॉर्पोरेट ही ना। अरे मैं तो कह रहा हूं सर, एलएलपी 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 भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है। और यहां लिखा है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या एलएलपी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी? एलएलपी कहलाएगी सिर्फ सब्सिडरी। अगर आप किसी एलएलपी के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं, तो एलएलपी आपकी सब्सिडरी कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी नहीं। कभी सब्सिडरी कंपनी का बेयर देखना आप, दो वर्ड यूज हुए हैं, एक सब्सिडरी कंपनी और एक सब्सिडरी। तो फर्क समझ में आ रहा है? सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी में क्या फर्क है? सब्सिडरी कंपनी कंपनी के लिए वर्ड यूज हो रहा है, इंडिया वाली कंपनी है बाहर वाली कंपनी है। और अगर आप एलएलपी के आ रहे सारे वोटिंग पावर होल्ड करेंगे, तो एलएलपी आपकी सब्सिडरी कहलाएगी। एलएलपी सब कंपनी नहीं है ना, तो इसलिए उसे सब्सिडरी बोलेंगे। लेकिन जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। तो कह रहा है बाहर वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन सकती है और एलएलपी भी सब्सिडरी बन सकती है। बिल्कुल ठीक बात। एक्सप्लेनेटरी नोट में एक और बात। ठीक, एक होल्डिंग की मैक्सिमम 2 लेयर हो सकती है सर, 2 लेयर हो सकती है। अब जैसे रिलायंस की 300 के आसपास सब्सिडरीज हैं, रिलायंस की 300 के आसपास सब्सिडरीज हैं, तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है। सब्सिडरी 1 है ना, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, ऐसे हैं। कितनी भी बनाओ क्या फर्क पड़ता है? बट लेयर पता है क्या होता है? लेयर ये होता है, जैसे आपकी एक सब्सिडरी है, ये हो गई फर्स्ट लेयर। फिर इसकी एक और सब्सिडरी है, ये हो गई सेकेंड लेयर। फिर एक और सब्सिडरी है, ये हो गई थर्ड लेयर। ये अलाउड नहीं है सर, मैक्सिमम 2 ही लेयर अलाउड है। ये लेयर चेन होल्डिंग कहते हैं ऐसे, सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी के लिए सब्सिडरी, 2 ही लेयर अलाउड है। अब ये सब्सिडरी सब्सिडरी 3 है, एक लेयर है सब्सिडरी 3 1, एक और लेयर है सब्सिडरी 3 2। लेकिन ये डब्ल्यू एस है, डब्ल्यू एस समझते हैं ना, होली ओन सब्सिडरी। जब आपके पास 100% शेयर आ जाते हैं किसी कंपनी के, तो होली ओन सब्सिडरी बन जाती है। तो कहता है 2 लेयर होती हैं सर, लेकिन एक्सेप्शन है।
अगर सब्सिडरी WOS है तो उसे लेयर में काउंट नहीं करेंगे, लेयर में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है सर। अगर आपकी एक सब्सिडरी है, उसके नीचे WOS, मैं कह रहा हूं 100 WOS खोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 WOS खोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, WOS को लेयर में काउंट करते ही नहीं है। कितने भी WOS हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता सर। दूसरा, अब मान लो कल को रिलायंस एफ लिमिटेड को एक्वायर करती है। एफ लिमिटेड कहां बनी है साहब? एफ लिमिटेड बनी है फ्रांस में, फ्रांस में। इसकी ऑलरेडी 20 लेयर है, क्योंकि फ्रांस के लॉ के अंदर अलाउड है। अगर रिलायंस ने एफ लिमिटेड को एक्वायर कर लिया जो फ्रांस में बनी है, उसकी 20 लेयर फ्रांस के लॉ से हिसाब से अलाउड है, तो RIL की 21 लेयर नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई सर, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर हो गई आपकी फ्रांस वाली, और ये प्लस 20 लेयर हो गई आपकी, ये अलाउड है। सेकंड एक्सेप्शन क्या? अगर कंपनी किसी बाहर वाली फॉरेन सब्सिडरी को एक्वायर करे जिसकी मल्टीपल लेयर है उस कंट्री के लॉ के हिसाब से, तो फ्रांस वाली कंपनी की 20 लेयर थी, आपने उसे एक्वायर कर लिया, वो एक लेयर और हो गई, 21 लेयर हो गई, वो 21 लेयर अलाउड है। ठीक है ना? ये हो गई भाई लेयर वाला पॉइंट, ऊपर हो गया बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट। तीसरा सुनिए एक और बात, 5 पॉइंट है इसमें, फिफ्थ भी बताऊंगा आपको, ठीक है? थर्ड, देखो सर ऐसा है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी की एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी डीम सब्सिडरी कहलाएगी। बस इतनी सी बात है भाई। अगर ये 50% से ऊपर होल्ड कर रही है तो यही मानेंगे ना, ये होल्डिंग होल्ड कर रही है 50% से ऊपर वोटिंग पावर। तो अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी कोई और सब्सिडरी है तो अल्टीमेटली शेयर होल्डिंग डायरेक्टली आपकी हो गई, तो आपकी डीम सब्सिडरी कहलाएगी। ठीक है ना? ये है थर्ड वाला पॉइंट। आपकी सब्सिडरी मानी जाएगी अगर कंट्रोल आपके पास नहीं, कंट्रोल है आपकी दूसरी सब्सिडरी के पास, आपकी सब्सिडरी के पास कंट्रोल है, तो ये मान लेंगे आपके पास ही कंट्रोल है, वो अल्टीमेटली सब्सिडरी आपकी बन जाएगी। ठीक। और एक पांचवा पॉइंट ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड 60 करोड़ के शेयर्स खरीद रही है, ठीक? वाई लिमिटेड के 100 करोड़ के शेयर्स हैं, कितने परसेंट हो गया? 60% हो गया, ठीक? लेकिन एक्स लिमिटेड ये शेयर्स अपने लिए नहीं खरीद रही है। मान लो एक्स लिमिटेड को पैसा दिया है आर ने, अगर आर ने उसको पैसा दिया और वो शेयर्स खरीद रही है, किसके लिए? शेयर्स खरीद रही है ऑन बिहाफ ऑफ आर। किसके लिए खरीद रही है? वो खरीद रही है आर के बिहाफ में। तो यहां पे ना, अगर एक्स लिमिटेड आपके शेयर्स खरीदती है वाई लिमिटेड के, अपने लिए नहीं खरीद रही, फिर बोल रहा हूं आपको, खरीद रही है किसके लिए? आर के लिए। तो एक्स लिमिटेड काम कर रही है एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब समझते हो आप? जब आप किसी और के लिए काम करते हैं, जैसे मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए, तो मैं हूं ट्रस्टी। के लिए हंस तो बहुत तेज है उसमें। तो एक्स लिमिटेड यहां काम करे ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ आर। जब आप किसी और के बिहाफ में पैसे लगाओगे ना, तो भले ही आप 60% शेयर एक्वायर क्यों ना करो, यहां पे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं बनेगा। The relationship of holding subsidiary will not be established. In that case, this will not be termed as subsidiary company and this company is not termed as holding company. ना ये holding कहलाएगी ना subsidiary कहलाएगी, रीजन बीइंग पैसा लगाया किसी और के बिहाफ में। तो whenever there is a investment as a trustee, holding subsidiary relationship will not be established। हालांकि मैंने बुक में डलवा दिया, तब भी आपके बुक में नहीं है, तो ये पॉइंट कहीं लिख लेना, 5th पॉइंट करके कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख लो, जैसे मैंने यहां लिख दिया, ठीक है? इन केस if holding is making investment, if holding is making investment on behalf of other, on behalf of other as a trustee, then holding subsidiary relationship will not be established। ठीक है जी? चलो जी, अब चलते हैं आगे। रिलेशनशिप विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ये हो गई कहानी डन।
अब सुनिए अगली कहानी। सब्सिडी डन है, इसी की फैमिली के एसोसिएट भी है, एसोसिएट पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले अगेन मैंने थोड़ी देर पहले आपको 14, 18, 15 पढ़ाया था, इनकॉर्पोरेशन चैप्टर सेकंड का पार्ट। अब चैप्टर सेकंड से मैं एक और सेक्शन साथ में पढ़ाता हूँ यहाँ पे, वो है सेक्शन 19, क्योंकि वो सब्सिडरी होल्डिंग वाला ही है। उसका एक और सेक्शन अपन यहाँ पर पढ़ते हैं चैप्टर 1 के साथ। मतलब चैप्टर 1 में आपने कितने सेक्शन पढ़ लिए पता आपको? 1 और 2 तो आपने पढ़ा ही मेरे साथ यहाँ पे, साथ में आपने 14, 15, 18, 19 मतलब 4 सेक्शन और पढ़ लिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आइए 19 की बात करते हैं। सर उल्टी गंगा बह सकती है क्या? थोड़ा तू मुझ में थोड़ा मैं तुझ में, क्रॉस होल्डिंग। अभी चेन होल्डिंग पढ़ रहे थे आप, सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी, अभी पढ़ रहे हैं क्रॉस होल्डिंग। क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स खरीद सकती है क्या? क्या होल्डिंग शेयर्स अपने दे सकती है क्या सब्सिडरी को? नहीं सर। जनरल रूल कहता है सब्सिडरी कैन नॉट होल्ड शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, और ऐसा कोई अलॉटमेंट हुआ भी, होल्डिंग अलॉट भी नहीं कर सकते। अलॉटमेंट हो तो अलॉटमेंट अवॉइड कहलाएगा। सब्सिडरी ने पूरा दिमाग लगाया, बोले अब क्या करें यार, बोले एक काम करते हैं, सब्सिडरी कहती है एक और शेयर होल्डर है, होल्डिंग का शेयर होल्डर है, उससे शेयर ट्रांसफर करा लेते हैं। ये भी अलाउड नहीं है। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, अलाउड तो है ही नहीं। ना खुद शेयर ले पाओगे, ना अलॉटमेंट होगा, ना ट्रांसफर होगा। कहता है ना तो होल्डिंग कंपनी अलॉट कर पाएगी ना ट्रांसफर कर पाएगी। अगर अलॉटमेंट और ट्रांसफर करती है तो वो अलॉटमेंट और ट्रांसफर वॉइड कहलाएगा। अब यार सब्सिडरी बड़ी परेशान करे, दिमाग तो लगाना पड़ेगा कैसे होगा। अब सब्सिडरी ने इस बार क्या किया, सब्सिडरी ने इस बार किसी बंदे को पैसे दिए, किसी बंदे को पैसे दिए, कह रहे काम कर तू हमारा नॉमिनी बन जा, तू पैसे ले और तू शेयर खरीद ले हमारे बिहाफ में। ये भी अलाउड नहीं है। मतलब ना खुद खरीद पाओगे, ना ट्रांसफर पे ले पाओगे, ना किसी और से खरीद पाओगे। तो कह रहा है ना भाई, होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकते, ना तो खुद से ना नॉमिनी के थ्रू। ना होल्डिंग अलॉटमेंट करेगी ना ट्रांसफर करेगी। अलॉटमेंट ट्रांसफर के, अलॉटमेंट ट्रांसफर क्या कहलाएगा, वॉइड। बात तो सही है सर, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हुए चलना। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट लिमिटेड 100 करोड़ की कैपिटल है, इन्होंने शेयर्स एक्वायर किए, कितने के शेयर्स एक्वायर किए भैया? रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 करोड़ के। 1 जनवरी को नए साल में गिफ्ट दिया मोटा भाई को, लो भैया 10 करोड़ के शेयर एक्वायर। मोटा भाई गुस्सा है, मोटा भाई कह रहा है अच्छा ये हमारे शेयर खरीदेगा, एक काम करो इसके शेयर खरीद लो 55 करोड़ के, बड़े शुभ दिन। उसने हमारे शेयर खरीदे न्यू ईयर में, उसके बाद हम उसके शेयर खरीदेंगे। रेड चिली की कैपिटल 100 करोड़ थी, आपने 55 करोड़ के शेयर खरीद लिए। 55 डिवाइड बाय 100, 55% शेयर हो गया, मुबारक हो सब्सिडरी हुई है। रेड चिली सब्सिडरी बन गई आरआईएल की 14 फेब को। अब मुझे एक बात बताइए, रेड चिली सब्सिडरी बन गई तो रेड चिली के पास तो पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं 10 करोड़ के, अपनी ही होल्डिंग कंपनी के। क्या ये कंटिन्यू कर सकती है? यस। सब्सिडरी बनने से पहले अगर शेयर होल्ड किए थे तो सब्सिडरी बनने के बाद कंटिन्यू करोगे। सब्सिडरी बनने से पहले होल्ड किए थे ना, सब्सिडरी बनने के बाद कंटिन्यू करोगे, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन कंटिन्यू विद द प्रीवियस शेयर होल्डिंग। तो कह रहा है रेड चिली कैन कंटिन्यू विद द प्रीवियस शेयर होल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई नए शेयर खरीद पाएगी? मान लो कल को कहती है 15 मार्च को नए शेयर खरीदने रेड चिली ने, भाई तू सब्सिडरी है अपनी हद में रहे, तेरे को पुराने शेयर होल्ड करने की परमिशन क्या दी? तो दो चक्री कह रही नहीं मैं तो और शेयर खरीदूंगी, नए शेयर नहीं खरीद पाएगी। लेकिन सर एक बात बताओ, पुराने शेयर में बोनस शेयर मिल रहे हैं, पुराने पे ही बोनस मिल रहे हैं, वो ले सकती है, वो अलाउड है। अगर 10 अप्रैल को रिलायंस बोनस शेयर इशू कर रही है तो क्या रेड चिली को बोनस शेयर अलाउड है? अब भाई 10 करोड़ के शेयर्स हैं उसके पास, हर 2 पे 1 शेयर बोनस का मिल रहा है, तो 5 करोड़ के बोनस शेयर मिल रहे हैं, क्या वो अलाउड है? वो अलाउड है। नए शेयर नहीं खरीद पाएगी, लेकिन पुराने में बोनस मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू करिए प्रीवियस शेयर होल्डिंग, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए सर, पुरानी भी कंटिन्यू करिए, नया मत खरीदिए, लेकिन पुराने पर बोनस ले लो। दो दो चीजें कर सकते हो, पुराने को कंटिन्यू करो, पुराने में बोनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 है। तो सब्सिडरी कंपनी शेयर होल्ड कर रही है इवन बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी, सही बात। अगला सुनिए। मुकेश भाई का अपने बच्चों से भरोसा उड़ गया, कह रहे हैं मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन किसको बनाऊं एलआर। इन्होंने एलआर बनाया
जियो को, जो कि सब्सिडरी है होल्डिंग की इसकी, इसको एलआर बना दिया। बताओ, बच्चों को ही नहीं बनाया भाई साहब। एक दिन मुकेश भाई मर गए, मुकेश भाई मर गए तो शेयर किसके पास आ गए? सब्सिडरी के पास। सर एक बात बताओ, शेयर सब्सिडरी के पास आ गए लेकिन शेयर्स तो होल्डिंग के हैं। एक्सेप्शन नंबर सेकंड, यहां सब्सिडरी शेयर होल्ड कर सकती है। यहां पे सब्सिडरी पता है कैसे काम कर रही है? सब्सिडरी काम कर रही है एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मरा हुआ मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। So if subsidiary company is acting as legal representative of the मरा हुआ member, deceased member of the holding company, तो शेयर आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, you can continue with the previous शेयर होल्डिंग। ठीक है ना? When subsidiary company is acting as legal representative of the deceased member of the holding company, ठीक। और तीसरा, अगर सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है एज ट्रस्टी। मुकेश भाई ने कहा यार मैं तो पैसा डोनेट करना चाहता हूँ, लड़के तो वैसे किसी काम के नहीं है, बात ही नहीं सुनते मेरी, पैसा डोनेट करने हैं मुझे बीइंग ह्यूमन को। और डर लग गया, कहीं बीइंग ह्यूमन बोले पहले भाई गाड़ी चला रहा था, कहीं हेलीकॉप्टर चला रहा तो भी बहुत दिक्कत है। तो बोले एक साथ पैसा मत दो यार, 100 करोड़ रुपए, भाई गुस्से में आ जाएगा। तो मुकेश भाई ने क्या कहा, बोले एक काम करो, जियो को देते हैं शेयर अपन 100 करोड़ के, और जियो से कहते हैं यार एक काम करना, तू ना 4 करोड़ के हर महीने शेयर देते रहना बीइंग ह्यूमन को। 4 करोड़ के शेयर हर महीने बीइंग ह्यूमन को देते रहना। 25 महीने लगेंगे। अब 25 महीने तक तो शेयर हैं ही जियो के पास, है ना? जियो शेयर जियो के पास बिल्कुल है सर। जियो सब्सिडरी आ रही है इनके, किसके शेयर है जियो के पास? होल्डिंग के तो शेयर हैं। लेकिन क्या जियो अपने लिए शेयर होल्ड कर रही है? नहीं, अगेन ट्रस्टी। किसके बिहाफ में, किसके बेनिफिट के लिए? बीइंग ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। तो अगर सब्सिडरी है तो सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स होल्ड करती है किसी और के बेनिफिट के लिए, तो वो होल्ड करना अलाउड है, होल्ड करना अलाउड है। तीसरा केस, अगर सब्सिडरी कंपनी एक्ट कर रही है एज अ ट्रस्टी, एज अ मरागो एज अ एलआर ऑफ द मरागो मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, प्रीवियस शेयर होल्डिंग यू कैन कंटिन्यू। नए शेयर नहीं खरीद पाओगे, पुराने में बोनस शेयर ले सकते हो। और वोटिंग का राइट 2 केस में होगा आपके पास, जब आप काम करोगे एज अ एलआर और ट्रस्टी। तीसरे केस में वोटिंग राइट नहीं होगा, प्रीवियस शेयर होल्डिंग में कोई वोटिंग राइट नहीं है। यहां मिलेगा वोटिंग राइट, यहां मिलेगा वोटिंग राइट, ठीक है ना? क्योंकि मेंबर तो है ही ना सब्सिडरी कंपनी तीनों केस में। चलो जी, ये हो गई कहानी डन। चलो जी, अब देखो एसोसिएट कंपनी क्या बोलती है। एसोसिएट कंपनी कहती है सर देखो, दो बातें एसोसिएट कंपनी है। पहली बात, अगर किसी कंपनी के ऊपर दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब कंपनी 1 का कंपनी 2 के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये कैसे आता है सर? ये आता है अगर आप 20% वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, 20% एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब समझ रहे आप? एटलीस्ट का मतलब है कि 20, एग्जैक्ट 20 में भी बात बन जाएगी, बट सब्सिडरी के लिए मोर देन 50, यहां 20 और मोर। अब एक डाउट बनता है सर, मान लो अगर कंपनी 1 की कंपनी 2 में 55% शेयर होल्डिंग है, तब क्या होगा? तब सिर्फ सब्सिडरी मानेंगे या सब्सिडरी प्लस एसोसिएट दोनों? क्रिकेट में आपने देखा होगा, हाफ सेंचुरी के बाद अगर सेंचुरी लगती है तो सिर्फ सेंचुरी मानते हैं, उस इनिंग की फिर हाफ सेंचुरी काउंट नहीं होती। सेम कंसेप्ट है, अगर आप गए 50 से ऊपर तो सिर्फ सब्सिडरी मानेंगे। तो ध्यान रखना, जो एसोसिएट है वो सब्सिडरी नहीं कहलाएगी आपकी कंपनी की, नहीं कहलाएगी। मतलब 55% में सिर्फ सब्सिडरी मानेंगे, सब्सिडरी प्लस एसोसिएट दोनों नहीं। तो एसोसिएट इन मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, अगर शेयर होल्डिंग है 20 से 50 तो एसोसिएट है, 50 से ऊपर सब्सिडरी कहलाएगी, ठीक। तो अगर कोई कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आप उसे एसोसिएट कंपनी मानेंगे। दूसरा, सेकंड पार्ट, इट इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अब सवाल ये सर, जॉइंट वेंचर कंपनी का मतलब क्या है? जॉइंट वेंचर कंपनी का मतलब क्या है? मान लो जियो और टेस्ला दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, तेजी लिमिटेड, एक एग्रीमेंट किया। अब ये बनाना चाहते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। अब तेजी लिमिटेड की जो भी एसेट्स होंगी, जो भी एसेट्स, उस पर ना सिर्फ जियो का अधिकार है ना टेस्ला का अधिकार है, दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल है। तेजी लिमिटेड के एसेट्स पे ज्वाइंट कंट्रोल है, दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल। अब जियो हो या टेस्ला हो, दोनों का तेजी पे ज्वाइंट कंट्रोल है। तो इन्होंने जियो ने और टेस्ला ने आपस में एग्रीमेंट किया होगा इस तीसरी कंपनी को बनाने के लिए। आपको पता है जो एग्रीमेंट या करते हैं ना, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं अपन ज्वाइंट वेंचर।
और जो ये तीसरी कंपनी बनाई है ना, इसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी। तो जॉइंट वेंचर सर जॉइंट वेंचर की सिंपल मतलब क्या है? जॉइंट वेंचर का सिंपल मतलब है एग्रीमेंट, दैट इज जॉइंट वेंचर। जो कंपनी आपने बनाई है एंटिटी तेजी लिमिटेड, वो है जॉइंट वेंचर कंपनी। तो आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी है। इसका मतलब तेजी लिमिटेड जियो के लिए भी एसोसिएट है और तेजी लिमिटेड टेस्ला के लिए भी एसोसिएट है, दोनों के लिए एसोसिएट है। सर ऑब्वियस सी बात है, एग्रीमेंट जो करोगे वो जॉइंट वेंचर है, जो कंपनी बनाओगे वो जेवीसी है, और आपकी जेवीसी आपकी एसोसिएट कंपनी है, एसोसिएट है। ठीक सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर? लिखा हुआ है सर, जॉइंट वेंचर डिफाइंड है, इट मींस एन अरेंजमेंट, इट मींस एन अरेंजमेंट जहां पार्टीज के पास जॉइंट कंट्रोल होगा नेट एसेट्स को लेकर। मैंने आपसे क्या कहा? क्या तेजी के एसेट्स पे सिर्फ जियो का अधिकार है? नहीं। क्या टेस्ला का अधिकार है? नहीं। दोनों का जॉइंट कंट्रोल है, जॉइंट राइट्स है। इसीलिए आप मानेंगे इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो जॉइंट वेंचर है एग्रीमेंट। और जो कंपनी उन्होंने बनाई है वो जॉइंट वेंचर कंपनी, तो वो इनकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। ठीक, इसी फैमिली की एक और डेफिनेशन है होल्डिंग कंपनी, वो बहुत सटल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सटल, कुछ भी नहीं है उसमें। कह रहा है आप सब्सिडरी हो, हाँ जी, जिसकी आप सब्सिडरी हो वो आपकी होल्डिंग है। कह रहे जी आप एसोसिएट हो, हाँ जी, तो जिसकी आप एसोसिएट हो वो आपकी होल्डिंग है। होल्डिंग में माथाफोड़ी है ही नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग है ही, कुछ करना ही नहीं है सर होल्डिंग में। मेन दिमाग जो लगाना है वो लगाना है सब्सिडरी एसोसिएट में। एक कंपनी का सब्सिडरी बन गई एज पर 2 क्लॉज 87, जिसकी वो सब्सिडरी है वो है होल्डिंग कंपनी। तो कह रहा है होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी जिसकी आप सब्सिडरी एसोसिएट हो। तो मतलब होल्डिंग अकेले किसके लिए होल्डिंग है? कह रहा है होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी होल्डिंग है और एसोसिएट के लिए भी होल्डिंग है। तो जो कुछ भी परफॉर्म करना है टेस्ट वगैरह वो सब यही होगा। होल्डिंग में टेस्ट नहीं है, होल्डिंग में सिंपल वहां से वहां समझ लिया एसोसिएट, ठीक है, ऊपर बैठी कंपनी होल्डिंग है, सब्सिडरी ऊपर बैठी कंपनी होल्डिंग है। ठीक, काफी सारी डेफिनेशन हो गई हैं। अब मैं ना एक लीग की 3 डेफिनेशन कराऊंगा, एक लीग की 3। इन डेफिनेशन में फाउंडेशन में बहुत डिस्कशन था लंबा चौड़ा, इंटर में इतना डिस्कशन नहीं है, सिंपल डेफिनेशन। जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है अनपेड अमाउंट तक। मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे, 20,000 रुपए अनपेड है, मेरी लायबिलिटी 20,000 की होगी। आपने 1 लाख के शेयर खरीदे, आपका 1 लाख पेमेंट हो चुकी है, कोई भी अनपेड नहीं है, आप लायबल ही नहीं है। अनपेड अमाउंट तक ही आपकी लायबिलिटी होगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, अप टू द अमाउंट अनपेड। अच्छा, एक होती है गारंटी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कह रहा है लिमिटेड बाय गारंटी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है उस अमाउंट तक जो आपने खुद एग्री किया है मेंबर्स ने। जैसे मैं आपको बताऊं, कभी टाइम मिले मैं दिखा सकता हूँ, पड़ा होगा मेरे पास, मैं मेन बैच करना दिखाता भी हूँ। डीडीसीए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन का मेमोरेंडम आप देखें, वहां लिखा हुआ है कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है 1 रुपए तक, लिखा है 1 रुपए फिक्स्ड अमाउंट, मेंबर ने खुद एग्री किया। और कब लायबल होंगे? सिर्फ वाइंडिंग अप में। अनपेड कॉल तो कभी मांगी जा सकती है, तो लिमिटेड बाय शेयर में शेयर होल्डर कभी भी लायबल है, जो कंपनी चल रही है बंद हो। लेकिन यहां पर आपकी लायबिलिटी सिर्फ कब है? ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। ठीक है, और इसी के बाद तीसरी डेफिनेशन है अनलिमिटेड, जहां कोई लिमिट ही नहीं है आपकी 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 लायबिलिटी पे, नॉट हैविंग एनी लिमिट। ठीक है, चलो तो ये हो गई भाई एक लीग की 3 डेफिनेशन। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हुए सबसे पहले चलते हैं जी इन डेफिनेशन की तरफ। ठीक है ना, देखो फॉरेन कंपनी ना आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ोगे, तो मैं इसे अभी छेड़ता नहीं हूं यहां पे। आपको पता है ना बहुत डिटेल में अपन पढ़ते हैं फॉरेन कंपनी कहां पे? लास्ट में, फॉरेन कंपनी वाले चैप्टर में, तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको मैं अभी यहां नहीं छेड़ता, मैं वहां भी नहीं पढ़ाता मेन बैच के अंदर, अपन एक बार वहां पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी सिंपल है सर, फाउंडेशन वालों की फेवरेट है। 51% कैपिटल, पेड अप कैपिटल, या तो भारत सरकार के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट। ध्यान रखना सब्सिडरी मोर देन हाफ था, यहां मोर देन हाफ नहीं, 51% है। 51 मतलब 50.04 में बात नहीं बनेगी, 51% होना चाहिए। 51 किसका? पेड अप कैपिटल, पेड अप, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल और स्टेट के पास,
या सेंट्रल या एक से ज्यादा स्टेट के पास। 5 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, 5। और आप ध्यान से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक स्टेट के पास, एक से ज्यादा स्टेट के पास, पार्टली सेंट्रल पार्टली एक स्टेट, पार्टली सेंट्रल पार्टली एक से ज्यादा स्टेट, 5। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, यहां भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी को आप गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे, गवर्नमेंट की ही सब्सिडरी को आप गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे। ठीक है ना। चलो जी, अब चलो भैया कहां, अब चलो लिस्टेड कंपनी की तरफ। लिस्टेड कंपनी क्या बोलती है 2 क्लॉज 52 की बारे में। आइए, लिस्टेड कंपनी का मतलब है जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। कोई भी सिक्योरिटी, जब आप बोलोगे सर शेयर लिस्टेड है, डिवेंचर लिस्टेड है, क्योंकि सिक्योरिटीज का मतलब तो आप पढ़ते हैं कहां पे, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर के अंदर। अगर शॉर्ट में बात करें तो सिक्योरिटीज में क्या आता है, सिक्योरिटीज में शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड सब आते हैं। कहता है कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है सर, कोई भी सिक्योरिटीज। बट एक अमेंडमेंट आया, काफी साल हो गए उसको, तो उन्होंने बोला सर नीचे दी गई सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है ना, भले ही वो लिस्टेड है, लेकिन आप उस कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है, फॉलोइंग कंपनीज नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। कौन कौन सी सर? सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, पहली बात पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स तो लिस्ट नहीं कराए, इक्विटी शेयर्स तो लिस्ट नहीं कराए, लेकिन डिवेंचर्स को लिस्ट कराया है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। ठीक वैसे ही आपने इक्विटी शेयर तो लिस्ट नहीं कराए, लेकिन आपने प्रेफरेंस शेयर लिस्ट कराए हैं, अगेन पब्लिक कंपनी ने। ठीक वैसे ही अगेन प्राइवेट कंपनी ने अपने डिवेंचर लिस्ट कराए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। अगर ध्यान से आप देखिए तो ए वाले पॉइंट पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, लेकिन जिसके डिवेंचर्स लिस्टेड है। डिवेंचर वर्ड कहां लिखा है? डेट सिक्योरिटीज लिखा है, वो भी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, जो आज भी डिवेंचर आगे भी डिवेंचर रहेंगे। और सेकंड में भी पब्लिक कंपनी है जिसके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है। इवन प्राइवेट कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है। एक बात तो बड़ी क्लियर होती है सर, देखो प्राइवेट कंपनी तो वैसे भी लिस्टेड नहीं कहलाएगी और पब्लिक भी लिस्टेड नहीं कहलाएगी जब तक इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है। कह रहा है ना सर, चाहे कह रहा है डिवेंचर लिस्टेड कराइए चाहे प्रेफरेंशियल लिस्टेड कराइए, प्राइवेट प्लेसमेंट पे लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। कहता है इवन पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्टेड नहीं है। इंडिया मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब पता है क्या है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है जैसे रिकॉग्नाइज किया गया है SCRA 1956 के अंदर, जहां रिकॉग्निशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्लाई करते हैं सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिकॉग्निशन दे देती है। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? ये वो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में लिस्टेड, इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। SCRA सुना है कभी? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर अगर भारत सरकार ने किसी को रिकॉग्नाइज किया तो उसे बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब मान लो बेंगलोर में एक कंपनी है, इंडिया में कहीं लिस्टेड नहीं उसके शेयर्स, यूएस के अंदर लिस्टेड है, तो क्या इंडिया में लिस्टेड कंपनी मानेंगे? द आंसर इज नो। कहता है जी अगर आपके शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्टेड नहीं है, इंडिया मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? इंडिया वाला स्टॉक एक्सचेंज, जैसे रिकॉग्निशन भारत सरकार ने दिया, लेकिन जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है बाहर वाले फॉरेन जुरिस्डिक्शन में। तो आपके इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, मतलब इंडिया वाले में, लेकिन बाहर लिस्टेड है, तब भी आप लिस्टेड कंपनी नहीं है। 4 नहीं है। पब्लिक जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है। प्राइवेट जिसके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है। और पब्लिक कंपनीज की इक्विटी शेयर्स RSE में तो लिस्टेड नहीं है, RSE का मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन इंडिया से बाहर लिस्टेड है, फॉरेन जुरिस्डिक्शन में, लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे इन चारों कंपनीज को। ठीक है ना। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2 डेफिनेशन। अच्छा 2 ही बची हैं अब तो, वाओ नाइस। एक है PFI और एक है स्मॉल कंपनी। पहले बात करते हैं स्मॉल कंपनी की। कहता है अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, या तो OPC बनेगी या बनेगी प्राइवेट कंपनी। तो सवाल ये, क्या हर OPC या हर प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी है? क्या हर प्राइवेट कंपनी है, हर OPC स्मॉल कंपनी? कहता नहीं। कह रहा है पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप 4 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, 4 करोड़। कहता है 4 करोड़ की लिमिट को भी हम बढ़ा सकते हैं, सरकार कितना भी बढ़ाएगी उसे 10 करोड़ ही कर सकती है, उससे ऊपर नहीं कर सकती। कह रहा है
4 करोड़ और हायर अमाउंट क्या होगा, उसे वो सरकार टाइम टाइम पे बढ़ा सकती है, कितना भी बढ़ाएगी, 4 करोड़ को 10 करोड़ कर सकती है मैक्सिमम। और बीच में एंड, तो पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, कितना टर्नओवर है भाई, टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, और कह रहा है 40 करोड़ को भी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, कितना भी बढ़ाएगी तो 100 करोड़ ही कर पाएगी, 100 सीआर। आज की लिमिट है 4 और 40, 4 करोड़ टर्नओवर, 4 करोड़ कैपिटल, 40 करोड़ टर्नओवर, पेड अप कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़, 4 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ तक ले जा सकती है गवर्नमेंट, और 40 करोड़ को बढ़ा के 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, वो अधिकार है उनके पास। अब सवाल बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर, तो अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद टर्नओवर, ठीक है ना, टर्नओवर अलग डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना, अभी इसमें नहीं आते। पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर 440, कहता है नीचे दी गई कंपनी स्मॉल कंपनीज में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। एक तो सेक्शन 8 कंपनी नहीं आएगी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी नहीं आएगी, कोई भी कंपनी से बनाया गया है गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, वो नहीं आएगी, और कोई भी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। मतलब मैं तो कहता हूं सर, आपकी एस प्राइवेट लिमिटेड है, आपकी जेड प्राइवेट लिमिटेड है, जेड प्राइवेट लिमिटेड की कैपिटल है 10 करोड़, या मान लो 2 मिनट के लिए 2 करोड़, और टर्नओवर है 25 सीआर। सब प्राइवेट कंपनी है, 4 करोड़ से कम, 40 करोड़ से कम, स्मॉल कंपनी है। लेकिन कल को अगर मैं बोलूं कि एस प्राइवेट लिमिटेड के पास 60% शेयर है, जैसे 60% शेयर इसके पास आ गए तो ये बन गई सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी की भले फिगर 440 से कम क्यों ना हो, भले ही 440 से कम क्यों ना हो, सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। अब ना ये स्मॉल कंपनी है और ना ये स्मॉल कंपनी है, ना होल्डिंग स्मॉल कंपनी बन सकती, ना सब्सिडरी स्मॉल कंपनी बन सकती, ना सेक्शन 8, ना स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। ठीक है भाई। और पीएफआई, पीएफआई के बारे में क्या है सर, पीएफआई के बारे में क्लियर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एलआईसी, आईडीएफसी, एलआईसी, आईडीएफसी, स्पेसिफाइड कंपनी अंडर यूटीआई एक्ट। यूटीआई एक्ट है इंडिया का बड़ा पुराना, उसके अंदर एक कंपनी बनाई है भारत सरकार ने, कह रहा है वो भी पीएफआई है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई वाली कंपनी, और कोई भी इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी, या तो भारत सरकार नोटिफाई करेगी कंपनी एक्ट के अंदर, या इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। बस एक बात ध्यान रखना, उसी इंस्टीट्यूशन को आप नोटिफाई कर सकते हैं, उसी इंस्टीट्यूशन को आप नोटिफाई कर सकते हैं एसपीएफआई, जिसके 51% कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। अब जैसे मान लो मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की 55% कैपिटल अगर एमपी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो क्या इसे पीएफआई का स्टेटस मिल सकता है? मिल सकता है सर, क्योंकि 51% कैपिटल एटलीस्ट होनी चाहिए, तो सेंट्रल के पास या स्टेट के पास, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, या फिर उस पीएफआई को बनाया गया होगा सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर, एक्सेप्ट कंपनी एक्ट, मतलब उसका अपना खुद का एक्ट होगा, उसका अपना खुद का। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जो अपने एक्ट के अंदर बनती हैं। तो कह रहा है अगर अपने एक्ट के अंदर बनाया गया इंस्टीट्यूशन को, तो आप उस इंस्टीट्यूशन को पीएफआई का दर्जा दे सकते हैं। बस ध्यान रखना, नोटिफाई आपको ही करना पड़ेगा सीजी को, या तो कंसल्ट करेगी आरबीआई से, खुद करेगी, जो भी करेगी 51% कैपिटल सरकार के पास होनी चाहिए, या फिर उसे बनाया गया होगा स्पेशल एक्ट के अंदर, चाहे वो भारत सरकार का, राज्य सरकार का हो, बस कंपनी एक्ट के अलावा। ठीक, तो मतलब एक बात तो बड़ा क्लियर है कि अगर कंपनी एक्ट के अंदर किसी कंपनी को बनाया गया है, तो उस कंपनी को पीएफआई का दर्जा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कंपनी एक्ट। ठीक है जी, चलिए, तो मुझे लगता है काइंड्स ऑफ कंपनीज की सारी डेफिनेशन खत्म हो गई हैं। वी आर डन विद दिस काइंड ऑफ कंपनीज। अब चलते हैं फटाफट से अगली डेफिनेशन की तरफ। आओ जी, छोटी छोटी डेफिनेशन मिलती हुई चलेंगे, फटाफट से कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन है टर्नओवर की। टर्नओवर का मतलब है वो सारा रेवेन्यू जो आपने रिकॉग्नाइज किया है। 2017-18 से पहले यहां लिखा था रियलाइज्ड, मतलब टर्नओवर मानते कैश बेसिस पे, अभी लिखा है रिकॉग्नाइज, मतलब एक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर दिया आपने। चाहे वो टर्नओवर सेल करके आया हो, सप्लाई करके, या डिस्ट्रीब्यूशन करके, या तो गुड्स या सर्विस, या दोनों से। हम क्लासेस भी बेच रहे हैं, बुक्स भी बेच रहे हैं, तो क्लासेस सर्विस, बुक्स गुड्स, सेल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासेस से आ रहा है,
या आप बुक्स भी बेच रहे हैं या आप दोनों बेच रहे हैं, सब कुछ मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे टोटल अमाउंट ऑफ, उसे कहते हैं टर्नओवर। ठीक। अगली डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां पर, आपके चैप्टर नंबर, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो इसे अभी यहाँ छोड़ देते हैं, इसे छेड़ते नहीं है, इसे वहीं पढ़ेंगे फाइनेंशियल के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, अगली डेफिनेशन है रिलेटिव। रिलेटिव में कौन कौन आएगा सर? रिलेटिव में धर्मपत्नी या पति, स्पाउस, बहन इंक्लूडिंग सौतेली बहन, भाई इंक्लूडिंग सौतेला भाई, दामाद जी, बेटी। बस एक बात ध्यान रखना, हर किसी के आगे सौतेला लिखा है, दामाद, बहू और पति, स्पाउस, वो सौतेले नहीं होते, तो उनके आगे सौतेला मत लिख देना, वो तो नेचुरल सी बात है। बस एक एक ऐसा रिश्ता है जहां सौतेला नहीं लिखा, वो है डॉटर। बाकी आप देख लो, पिता के आगे सौतेला पिता, माता जी सौतेली माँ, बेटा सौतेला बेटा, सब किसी के, हर किसी के आगे भाई सौतेला भाई, सिस्टर सौतेली बहन, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, सब किसी के आगे सौतेला लिखा है, बस डॉटर के आगे नहीं लिखा। अच्छा, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, ठीक है ना, बच्चे, बेटी बेटा, इवन दामाद और बहू दोनों, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। और अगर आपने एच बनाई है तो एच के मेंबर्स भी आपके रिलेटिव कहलाएंगे, मेंबर्स ऑफ एच। ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे, हम कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? वो सारी डेफिनेशन जो चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा जो डेफिनेशन तो चैप्टर के अंदर पढ़नी है अपने को। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़े भाई। अब चलते हैं केएमपी के अंदर। अब ध्यान से देखिएगा, केएमपी में 6 लोग आते हैं मोटा मोटी, एक और 7वां पॉइंट भी है, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, वो सब ठीक है ना, बट मोटा मोटी 6 लोग, सीईओ, सीएफओ, सेक्रेटरी सीएस, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। सीईओ, सीएफओ, सीएस, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ये 6 लोग के नाम स्पष्ट लिखे हुए हैं केएमपी 2 + 51। फिर आता है ऑफिसर। ऑफिसर को ध्यान से पढ़े जरा, ध्यान से, तो लिखा हुआ है एनी डायरेक्टर। आपको पता है डायरेक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पता है कौन होता है? एग्जीक्यूटिव होते हैं जो डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉय दोनों होते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव जो सिर्फ डायरेक्टर होते हैं, सिर्फ डायरेक्टर, वो एम्प्लॉय नहीं होते। जैसे मैं आपको बताऊं, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, इन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एक होते हैं सिंपल डायरेक्टर, उसमें इंडिपेंडेंट भी आते हैं, नॉन मतलब इंडिपेंडेंट भी, जनरल भी आते हैं। तो एक सिर्फ डायरेक्टर होता है, सिर्फ, उसे कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। अब आप देखो, केएमपी में नॉर्मल डायरेक्टर केएमपी है नहीं, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर ही सिर्फ केएमपी है। इन 6 के 6 पॉइंट में कहीं भी नॉर्मल डायरेक्टर लिखा है? नहीं। तो क्या हर डायरेक्टर केएमपी है? नहीं, लेकिन हर डायरेक्टर ऑफिसर है। फर्क समझ में आ रहा है? जो एमडी नहीं भी है ना, जो होल टाइम डायरेक्टर नहीं भी है ना, जो एग्जीक्यूटिव नहीं भी है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आपका ऑफिसर कहलाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एमपी नहीं, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहलाएगा? ऑफिसर। दूसरा कहता है जी एनी डायरेक्टर, फिर कहता है जी मैनेजर, फिर कहता है जी केएमपी। अब आप देखो, मैनेजर हालांकि केएमपी के अंदर आ जाता है, भी आपने पढ़ा, सीईओ, सीएफओ, सीएस, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, यहां लिखने की जरूरत नहीं थी अलग से, लॉ मेकर को, मैंने गलत नहीं लिखा, ठीक है ना। अब आप एक चीज देख रहे हो, ज्यादा बड़ा हेड कौन सा हुआ? ज्यादा बड़ा हेड हुआ ऑफिसर, क्योंकि हर केएमपी इज एन ऑफिसर, बट एवरी ऑफिसर इज नॉट अ केएमपी। फॉर एग्जांपल नॉर्मल डायरेक्टर की बात करिए, नॉर्मल डायरेक्टर इज एन ऑफिसर बट ही इज नॉट अ केएमपी, बट हूसोएवर इज द केएमपी इज एन ऑफिसर। मतलब सीईओ, सीएफओ केएमपी तो है ही, सीईओ, सीएफओ ऑफिसर भी हैं ड्यू टू केएमपी, रीजन बीइंग दे आर केएमपी, दे आर ऑफिसर्स, रीजन बीइंग वो केएमपी ऑफिसर कहलाएंगे। और एक चौथा पॉइंट और दिया है, जिनके इशारों पर बोर्ड काम करता आ रहा है। तो शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, सेक्शन 2 + 69, प्रमोटर की डेफिनेशन। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कंपनी का प्रमोटर, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो,
कंपनी का प्रमोटर भी कंपनी का ऑफिसर है। एग्जाम में कल को ऑफिसर की डेफिनेशन आ गई तो प्रमोटर मत लिख देना, वो समझने के लिए। तो आप देखिए प्रमोटर और डायरेक्टर, सिंपल डायरेक्टर, ये केएमपी नहीं है बट ये ऑफिसर तो है। तो ज्यादा बड़ा अम्ब्रेला जो है वो ऑफिसर का है। ऑफिसर में 4 लोग आते हैं, 4 मतलब 3 लोग आते हैं, ये तो वैसे ही केएमपी का पार्ट है। तो एवरी केएमपी इज एन ऑफिसर बट एवरी ऑफिसर इज नॉट अ केएमपी। ठीक। अच्छा, ये हो गया केएमपी ऑफिसर। ये इसके बाद आ जाता है जी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। ये क्या होता है सर? आपने कंपनीज एक्ट में बहुत बार पढ़ा होगा, जब भी आप पेनाल्टी पढ़ने निकलते थे हर बार लिखा होता है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। सो हु इज दैट ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट? सर कौन पेनाल्टियां भुगतेगा सर? कहता है मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर। अब आप समझ रहे हो, एनी का मतलब कोई भी एक। सबसे पहले लिखा हुआ है होल टाइम डायरेक्टर, अगर है तो वही लायबल होगा, नहीं तो कोई और केएमपी। अगर कंपनी में कोई भी केएमपी नहीं है तो आपने किसी डायरेक्टर को स्पेसिफाई किया होगा भाई तेरी जिम्मेदारी है, वरना तेरे को पेनाल्टी लगेगी, लगेगी तेरे को पेनाल्टी, और वो एग्री करेगा राइटिंग में। अदरवाइज तो किसी को भी बोल दो बेचारा जेल थोड़ी जाएगा, वो उसने एग्री खुद किया होगा। फुल टाइम डायरेक्टर सीक्वेंस है, केएमपी नहीं तो जिसने खुद एग्री किया राइटिंग में। अगर कोई भी डायरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स, फिर नहीं बच सकते सर आप। अब सेक्शन 128 पढ़ेंगे आप आगे चल के, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में। वहां क्या लिखा होता है कि सर बुक्स मेंटेन करनी है, 8 ईयर्स तक संभाल के रखनी है। 128 में लिखा है कि सर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मानने पड़ेंगे। तो कहता है अगर आपने किसी पर्सन को ऑथराइज किया है इन सारे कामों के लिए कि तो भाई रिटर्न्स फाइल कर, तू बुक्स मेंटेन कर, ऑथराइज किया कि भाई तेरा काम बुक्स मेंटेन करने का है, एनुअल रिटर्न फाइल करने का है, सारे काम तेरे हैं। अगर वो डिफॉल्ट को ना तो रोक पाता है, पार्टिसिपेट करता है, कमिट करता है, तो वो भी लायबल होगा। ठीक। अगेन, जिसके इशारों पर बोर्ड काम करता आ रहा है, प्रमोटर की एंट्री हर जगह हो जाती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। जिसके इशारों पर बोर्ड काम करता आ रहा है, एक्सेप्ट एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। ऑब्वियस सी बात है, अब कोई सीए है और उसके बोलने पर बोर्ड काम कर रहा है तो सीए को प्रमोटर थोड़ी मानेंगे आप। तो कहता है उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। और एक लास्ट पॉइंट, वो डायरेक्टर जिसको पता तो था कि डिफॉल्ट हुआ है लेकिन उसने रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। पता तो था कि डिफॉल्ट हुआ है लेकिन रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है ना? अब फर्क क्या है सर फिफ्थ और सेवंथ में? फिफ्थ में ना आप पर्सन को ऑथराइज कर चुके हैं उस काम को करने के लिए और वो डिफॉल्ट कर रहा है। सेवेंथ में किसी को ऑथराइज नहीं किया, वो तो हर एक डायरेक्टर जिसको पता था लेकिन उसने रोका नहीं, वो भी लायबल होगा। ध्यान रखना, हर एक डायरेक्टर जिसको डिफॉल्ट का पता था उसने रोका नहीं, वो तो लायबल होगा ही होगा। ठीक। फुल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, स्पेसिफाइड डायरेक्टर। अगर केएमपी नहीं है, स्पेसिफाइड भी नहीं, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स जिम्मेदार है और उसने डिफॉल्ट किया है या रोका नहीं है। ठीक है। और जिसके इशारों पर बोर्ड काम कर रहा है, या हर एक डायरेक्टर जिसको पता था उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। और जहां तक बात है इशू और ट्रांसफर को लेकर सिक्योरिटीज के, तो 3 लोग। अब आपने तो वो सब दौर देखा नहीं होगा फिजिकल फॉर्म का तब, हालांकि डीमैट में भी होते हैं रजिस्ट्रार टू एन इशू, जहां इशू रजिस्टर करते हैं आप। कभी आप प्रोस्पेक्टस को मैनेज करते हैं, और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते थे। ठीक है। मर्चेंट बैंकर की बात अपन आगे भी करते हैं चैप्टर 3 के अंदर, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में, सेक्शन 25 के अंदर भी करते हैं अपन। ठीक है ना? हालांकि तो कहता है जहां तक इशू और ट्रांसफर की बात है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, ये 3 लोग भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएंगे। ठीक है ना? शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर। ठीक है। तो कुल मिला के 8 लोग आपके ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है ना? ऑफिसर केएमपी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट डन। अब चलते हैं जी आगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बढ़िया है। ये देखिए, ये है नेटवर्थ की डेफिनेशन। ये पूरी डेफिनेशन लिखी, आप देख रहे हो 3 लाइन की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और नेटवर्थ अकेले नेटवर्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, नेटवर्थ तो आगे बड़ी काम आती है। सेक्शन 73 पढ़िए डिपॉजिट में, वहां काम आएगी। सीएसआर पढ़िए 135, वहां काम आएगी। सर बहुत जगह काम आती है सर, नेटवर्थ तो मतलब बहुत जगह काम आती है नेटवर्क की डेफिनेशन। ठीक। यूनिवर्सल डेफिनेशन है भाई नेटवर्थ की। हमने ना ये ऊपर लिखा है 3 लाइन 2.5 लाइन, इसको हमने डिकोड किया है यहाँ पे थोड़ा ढंग से। तो देखते हैं ये नेटवर्थ में क्या आता है। कहता है पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट,
और जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहां बात हो रही है एक्चुअल प्रॉफिट की। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब नीचे लिखा हुआ है सर, वो प्रॉफिट नहीं आएगा जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन जनरेट हुआ है। इससे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होता है, एक सिंपल सी बात समझिए, ये अपन ऊपर भी पढ़ेंगे फ्री रिजर्व के अंदर भी। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसने इन्वेस्टमेंट किया RIL में, 10,000 शेयर परचेज किए 1,000 रुपए के, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया 2018 को किया। 2024 को उसकी वैल्यू 2,40,00,000 पहुंच गई इन्वेस्टमेंट की। सर आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ का 18 में, 24 में उसकी वैल्यू पहुंच गई 2,40,00,000। अब आप मुझे बताइए 1.4 को 104 लिख रहे हैं, 1.4 करोड़ का गेन हो रहा है आपको। क्या ये रियलाइज्ड गेन है क्या? नहीं सर, मैं यहां बैठा पढ़ा रहा हूं, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, कम भी तो हो सकता है कल को। क्या वो गेन रियलाइज गेन है क्या? नहीं सर, वो कहलाएगा अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड गेन ये नोशनल प्रॉफिट्स होते हैं, नोशनल, ये एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं होते। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपकी एक जमीन है नोएडा में, बुक वैल्यू 50 करोड़ की, आपने फेयर मार्केट वैल्यू में रिवैल्यूएशन कराया, वो आया 90 करोड़ का, आपको रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है कितना? 40 करोड़। सर जमीन की रिवैल्यूएशन करी आपने, जमीन की कीमत रिवैल्यूड अमाउंट बढ़ गया, क्या एक्चुअल में वो जमीन आपने बेची क्या? क्या वो पैसा सही में रियलाइज हुआ क्या? नहीं हुआ ना सर। ये रिवैल्यूएशन गेन जो है रियलाइज प्रॉफिट थोड़ी है सर, ये तो अनरियलाइज प्रॉफिट है। आपको पता है चाहे रिवैल्यूएशन गेन हो चाहे नोशनल प्रॉफिट्स हो, ये अनरियलाइज गेन ना तो ये फ्री रिजर्व का पार्ट है, कान खोल के सुन लो भाई, ना ही ये नेटवर्थ का पार्ट है। पहले नेटवर्थ पढ़ा तो वो पढ़ा रहा था मैं आपको, फ्री रिजर्व के बाद चलेंगे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है सर, जब रिजर्व अपन नेटवर्थ में प्रॉफिट जोड़ते हैं ना भाई, कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी, तो रिवैल्यूएशन से आया प्रॉफिट कभी भी ऐड मत करना सर, ऐड मत करना। रिवैल्यूएशन से आया प्रॉफिट या कोई भी नोशनल प्रॉफिट ऐड मत करना, मतलब ये प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट है। यू कहें यहां कौन से रिजर्व की बात हो रही है, तो यहां बात हो रही है फ्री रिजर्व की, यहां बात हो रही है फ्री रिजर्व की। तो कभी भी नेटवर्थ निकालो किसी कंपनी की तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऐड करिएगा, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऐड करिएगा। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रेडिट बैलेंस इन पेनल अकाउंट, सरप्लस, ठीक, माइनस करिए। क्या माइनस करेंगे? कोई भी पुराने लॉसेस जो आपने आज तक राइट ऑफ नहीं किए, कोई भी मिसलेनियस खर्चा जो आपने आज तक राइट ऑफ नहीं किया, ये क्या होता है सर? अभी बता देता हूं आपको। आपको पता है प्रिलिमिनरी खर्चा, प्रिलिमिनरी आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसे राइट ऑफ करते हैं सर। अरे क्या होता है देखो, ये मिसलेनियस खर्चे में आता है, इसे एसेट ट्रीट करते जनरली, अपन एसेट ट्रीट कर लेते हैं। अब कंपनी बनाने से पहले आपने 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, अब बेनिफिट देगा, लेकिन राइट ऑफ तो करोगे ना टाइम बाय टाइम, ऐसा थोड़ी कि लाइफ टाइम बेनिफिट देता रहेगा, इसको कैपिटलाइज कर लेंगे, तो राइट ऑफ तो करना पड़ेगा इसको। कहां से राइट ऑफ करेंगे? हेयर कम्स सेक्शन 52। 52 कहता है, याद करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ। सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप 5 चीजें राइट ऑफ करते हो, उसमें से एक आइटम ये है। अब मुझे एक बात बताओ 2 मिनट के लिए, इस कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम है 115 करोड़, आपका मिसलेनियस खर्चा था प्रीलिमिनरी 5 करोड़ का। अगर आपने राइट ऑफ कर दिया होता, मैं कहता हूं राइट ऑफ कर दिया होता, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आज 115 की जगह 110 करोड़ होता। लेकिन जब आपने राइट ऑफ ही नहीं किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो भैया 115 करोड़ ही है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम 5 करोड़ रुपए बढ़ा हुआ है, तो उसे माइनस कर दो। ये जो कर रहे हैं अपन, वो खर्चा जो राइट ऑफ करना था, जो नहीं किया तो अब माइनस करेंगे नेटवर्थ निकालते वक्त, क्योंकि अल्टीमेटली ये 5 करोड़ तो राइट ऑफ ही करना पड़ेगा इससे, तो नहीं किया तो अब माइनस कर दो। तो 2 चीजें माइनस कर दो, लॉसेस जो राइट ऑफ नहीं किए और खर्चे जो मिसलेनियस वाले जो राइट ऑफ नहीं किया आपने, और फिर जो आएगा वो नेटवर्थ आएगी।
एग्जाम्पल के तौर पे ये कंपनी की इशूड कैपिटल, इससे भी कोई मतलब नहीं अपने को, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब है पेड अप कैपिटल से। फ्री रिजर्व आएगा, आएगा सर। रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, नहीं आएगा सर। सिक्योरिटी क्लेम आएगा, आएगा सर। डेबिट बैलेंस सर, डेबिट मतलब लॉसेस पुराने, राइट ऑफ नहीं किया, माइनस करिए। मिसलेनियस खर्चा माइनस करिए। तो नेटवर्क कितनी मानेंगे इस कंपनी, इस कंपनी का नेटवर्क मानेंगे पेड अप 80 करोड़, फ्री रिजर्व 10 करोड़, ये आ गया 40 करोड़, 40 ही है ना, हाँ 130 करोड़। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 30 करोड़ के ये खर्चे और 15 करोड़ का ये मिसलेनियस खर्चा, ठीक है ना। कितना बचा, ये 85 करोड़ कंपनी की नेटवर्थ है। बात आ रही समझ। अब एक चीज देखिए, अब बात करते हैं फ्री रिजर्व की। फ्री रिजर्व कहता है सर, एक बात बताओ, सेक्शन 1 to 3 आप पढ़ोगे डिविडेंड का, वहां एक बात क्लियर लिखी है कि फ्री डिविडेंड कहां से देगी कंपनी। कहता है डिविडेंड कंपनी देती है सर फ्री रिजर्व से। तो फ्री रिजर्व का मतलब ही क्या है, वो रिजर्व जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया भाई, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, जो सिर्फ आपने रखा है डिविडेंड बांटने के लिए। डिविडेंड बटता ही कहां से है, फ्री रिजर्व से। कहता है फ्री रिजर्व में क्या नहीं आएगा, फ्री रिजर्व में नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, नोशनल गेन, अनरियलाइज्ड गेन, कोई भी गेन जो हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी ऑन फेयर फेयर मार्केट वैल्यू। सर लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन तो बताया नहीं आपने, अरे यार उल्टा हो जाएगा ना। क्रेडिटर था मान लो 4 करोड़ का, फॉरेन क्रेडिटर, फॉरेन क्रेडिटर AS11 फॉरेन एक्सचेंज क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपने रिवैल्यूएशन किया, रुपए थोड़ा मजबूत हो गया, जब रुपए मजबूत हो गया तब आपको देने हैं 3 करोड़ 60 लाख रुपए, उसको रिवैल्यूएशन गेन हुआ है 40 लाख का, क्या सही में हुआ है, क्या रियलाइज गेन है क्या, नहीं। तो लाइबिलिटी है ना क्रेडिटर आपकी, तो लाइबिलिटी एसेट किसी का भी आप रिवैल्यूएशन करते हैं ऑन फेयर फेयर मार्केट वैल्यू, तो आप इसे इंक्लूड नहीं करते किसमें, ये तीन चीजें फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है। और एक बात मैंने हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जीवन में फ्री रिजर्व क्वेश्चन आ जाए, कभी भी कोई बैलेंस शीट बोनस शेयर आ जाए, कुछ भी आ जाए, CSR कुछ भी आ जाए, जहां आपको फ्री रिजर्व निकालना है, जहां आपको नेटवर्थ निकालनी है, हमेशा ध्यान रखिए, दिमाग में चार चीजें छाप लो। चार चीजें फ्री रिजर्व का पार्ट है, डिपॉजिट के अंदर भी आएगा, सेक्शन 73 के अंदर लिमिट निकालने के लिए। चार चीजें फ्री रिजर्व का पार्ट है। बैलेंस शीट आएगी, अगर इंस्टीट्यूट ने पे की बैलेंस शीट क्वेश्चन में, तो फ्री रिजर्व खुद लिखा तो आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, क्रेडिट बैलेंस इन पेनल अकाउंट आएगा, और पहले चला करता था डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वो आएगा। डिविडेंड के लिए कभी भी ये सब चीजें नहीं आएंगी फ्री रिजर्व में, CRR, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी सीएम, ये सब, ये फ्री रिजर्व में कभी, मैं फिर कह रहा हूं, बैलेंस शीट अगर आ गई, आपसे बोला भैया फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व निकालिए, तो भैया तो फ्री रिजर्व चार चीजें आती है, ठीक। और डेबिट बैलेंस तो माइनस कर देना, ऑब्वियस सी बात, सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। चलो जी, ये सब हो गया। अब अपन को आगे चलना है, मोटा मोटी सभी हो गया, एक दो चीजें और देखनी है। सबसे पहले एक्सपर्ट, कैसे एक्सपर्ट तो आप पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस चैप्टर में, ठीक है। एक्सपर्ट में 6 लोग आते हैं सर, वैल्यूअर, इंजीनियर, CA, CS, CMA, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट इंडिया के किसी भी लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल है। इंडिया के किसी भी लॉ के अंदर अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है तो आप एक्सपर्ट हो। अब बहुत सारे लॉ हैं सर, जैसे एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट है कि कल को एम्प्लॉय को चोट लग गई काम करते हो वर्क प्लेस पे, तो सर कंपेंसेशन मिलेगा, कितनी चोट लगी, कितनी डिसेबिलिटी हुई, उसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है, वो भी एक्सपर्ट है। किसी भी लॉ के अंदर किसी भी पर्सन का अगर सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार है तो वो एक्सपर्ट है। एडवोकेट की बात करिए, कंपनी के अंदर बहुत बार अधिकार दिया एडवोकेट का सर्टिफिकेट देने का, तो है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जी एंड होना चाहिए 31 मार्च को, अच्छी बात है जी। अगर कंपनी बनी है 1 जनवरी या उसके बाद, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा अगले साल 31 मार्च को। मतलब अगर कंपनी बनी है 2 जनवरी 25 को, तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 26 को खत्म होगा। अरे भाई, ये मेरा टाइपिस्ट धतूरा खा के बैठा है, डबल ट्रिपल हेक्टा पेंटा पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। अगले साल 31 मार्च को, अगले साल 31 मार्च को, ठीक है ना, ऑफ द फॉलोइंग ईयर 31 मार्च को एंड होगा, ठीक।
थर्ड पॉइंट समझिए, ये बढ़िया पॉइंट है थर्ड। सर hyundai कंपनी है साउथ कोरिया की, अच्छी बात है। साउथ कोरिया में फाइनेंशियल ईयर क्या है जी, जैन से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर। अब hyundai की सब्सिडरी कहाँ है जी, वो इंडिया में, HMIL मतलब hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड, सब्सिडरी है इंडिया में। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या है जी, ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से मार्च। अब कोरिया में जो आपकी पापा कंपनी बैठी है, होल्डिंग कंपनी बैठी है कोरिया में, वो कंसोलिडेशन करेगी, करेगी सर, वर्ल्ड अकाउंट्स बनाएगी। तो कंसोलिडेशन कोरिया में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन कोरिया में जब होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन करेगी तो फाइनेंशियल ईयर में दिक्कत नहीं आएगी। इनका फाइनेंशियल ईयर है जैन से दिसंबर, आपका फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च, तो कंसोलिडेशन में दिक्कत तो आएगी। तो कहता है इंडियन सब्सिडरी उस केस में, इंडियन सब्सिडरी उस केस में भारत सरकार के पास जाएगी और बोलेगी सर हमारी फादर कंपनी, पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी विदेश में बैठी है, वो कंसोलिडेशन विदेश में कर रही है, वहां कंसोलिडेशन हमारा हो नहीं पाता, इसीलिए आप हमें प्लीज परमिट करिए कि हम भी जैन से दिसंबर को अपना फाइनेंशियल ईयर मान लें। आप कंसोलिडेशन पढ़ रहे होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पढ़ते हैं, है ना, आगे आप पढ़ते हैं इंडिया फाइनल में, तो आपने शायद एक टर्म सुना हो कंसोलिडेशन करते हैं, हार्मोनाइजेशन करना पड़ता है सर अकाउंटिंग। ग्रुप, जब ग्रुप का कंसोलिडेशन होता है तो होल्डिंग कंपनी और कंपोनेंट्स उसके जो आपके सब्सिडरी एसोसिएट है हार्मोनाइज करनी पड़ती थी। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी भी अगर अलग होंगी तो कैसे होगा कंसोलिडेशन, तो हार्मोनाइजेशन करना पड़ता है। तो जब कुछ हार्मोनाइज करो तो क्या फाइनेंशियल हार्मोनाइज नहीं करोगे, इनका फाइनेंशियल अलग है, इनका फाइनेंशियल अलग है, तो कहता है सर फिर ये इंडियन सब्सिडरी सीजी के पास जा सकती है, सीजी के पास जाएगी, ठीक है ना। सब्सिडरी हैं आप या एसोसिएट हैं आप बाहर वाली किसी कंपनी की, और आपको दूसरा फाइनेंशियल मानना पड़ता है बाहर कंसोलिडेशन करने के लिए, तो आप भारत सरकार के पास जाइए, भारत सरकार आपको अलाउ कर देगी किसी पीरियड को फाइनेंशियल मानने के लिए, चाहे वो पीरियड ईयर हो या नहीं, ईयर मतलब चाहे वो पीरियड 12 महीने का हो या नहीं। कल को आपकी कंपनी युगांडा में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो 10 महीने को फाइनेंशियल मानती है, आप भी 10 महीने को मान लो, बस परमिशन ले लेना भारत सरकार से। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया तो उस पीरियड को आप फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं, वेदर द पीरियड इज एन ईयर और नॉट, चाहे वो 12 महीने हो, 12 महीने से कम है, 12 महीने से ऊपर। बात आ रही समझ, चंगा जी चंगा। चलो जी अब चलते हैं आरपी के डेफिनेशन की तरफ। अच्छा इसमें एक और पॉइंट है ध्यान रखना, उल्टा भी हो सकता है, ऐसे अपन बोलते हैं रिवर्स कंसोलिडेशन। रिवर्स कंसोलिडेशन मींस आपकी सब्सिडरी है कतर में, जैन से दिसंबर चलता है वहां, यहां चलता है इंडिया में अप्रैल से मार्च। कतर का लॉ कहता है, कतर का, भले ही तुम सब्सिडरी हो लेकिन तुम कंसोलिडेशन करो। अब होल्डिंग का कंसोलिडेशन यहां कैसे होगा फिर, फाइनेंशियल अलग अलग है, तो कहता है होल्डिंग कंपनी भी भारत सरकार के पास जा सकती है कि भैया कतर में हमारी कंपनी सब्सिडरी है, कंसोलिडेशन कर रही है, आप हमें परमिट कर दीजिए ताकि हम इसे फाइनेंशियल ईयर मान लें। तो कहता है परमिशन मांगने का अधिकार सब्सिडरी एसोसिएट के पास नहीं है, सिर्फ होल्डिंग के पास भी है। बस एक बात ध्यान रखना, कंसोलिडेशन हमेशा इंडिया से बाहर होना चाहिए, तभी परमिशन मिलेगी, ठीक। और लास्ट है जी आरपी, कौन कौन से लोग आपके आरपी है जी, ये आ जाएगा डी 2 clause 77, ठीक। पहले कहता है जी आपका डायरेक्टर आपका आरपी है जी, आपका उसका रिलेटिव भी आपका आरपी है जी। मुकेश अंबानी रिलायंस के लिए आरपी है, आकाश अंबानी भी आरपी है, रिलेटिव ऊपर पढ़कर आए, दामाद भी आरपी है, केएमपी रिलेटिव भी आरपी है। कल को मुकेश अंबानी किसी फर्म में पार्टनर बनते हैं या उनका दामाद पार्टनर बनता है तो फर्म भी आरपी है रिलायंस के लिए। कोई भी फर्म जहां आपका डायरेक्टर या उसका कंपनी का मैनेजर या रिलेटिव पार्टनर है, वो फर्म भी रिलायंस के लिए आरपी है। इवन कोई भी प्राइवेट कंपनी जहां ये तीनों या तो मेंबर हैं या डायरेक्टर है, अगर मुकेश अंबानी किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर या मेंबर है ना, वो प्राइवेट कंपनी रिलायंस के लिए आरपी है।
मतलब मान लो ये रिलायंस है और ये मुकेश भाई हैं, और मुकेश भाई, मुकेश अंबानी एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है। ये प्राइवेट कंपनी रिलायंस के लिए आरपी है। बात तो सही है सर। ठीक। दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी, जहां डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्टर है या मेंबर है और शेयर कितने होल्ड कर रहा है, 2% कैपिटल के। अब गौर फरमाना भाई, प्राइवेट कंपनी में आप डायरेक्टर या मेंबर हो, लेकिन मेंबरशिप में कितनी शेयर होल्डिंग है ये मैटर नहीं करती। मतलब अगर अगर मुकेश भाई किसी किसी प्राइवेट कंपनी के एक शेयर भी होल्ड करेंगे ना, एक शेयर ही प्राइवेट कंपनी के, तो प्राइवेट कंपनी रिलायंस के लिए आरपी बन जाएगी। लेकिन पब्लिक कंपनी में मुकेश भाई को कम से कम 2% ऊपर शेयर होल्ड कर रहे हैं, तभी वो आरपी बनेगी पब्लिक कंपनी में। तो या तो आप डायरेक्टर हो या 2% शेयर होल्ड कर रहे हो, अकेले या रिलेटिव के साथ मिलकर। मान लो आप होल्ड कर रहे हो 1.5%, आपका बेटा होल्ड कर रहा है 1.5% पब्लिक कंपनी में, तो 3% हो गए, तो चलेगा, उस केस में आप ही मान लेंगे। ठीक है। प्राइवेट में परसेंटेज मैटर नहीं करता, पब्लिक में परसेंटेज मैटर करता है। ठीक है ना। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड आपके डायरेक्टर के बोलने पर काम कर रहा है, मतलब कोई भी कंपनी जिसका बोर्ड मुकेश भाई के बोलने पर काम कर रहा है, वो रिलायंस के लिए आरपी है। कोई भी कंपनी जिसका बोर्ड है, इसके मैनेजर मुकेश भाई के बोलने पर काम कर रहे हैं, वो रिलायंस के लिए आरपी है। उल्टा, कोई भी व्यक्ति जिसके बोलने पर आपका बोर्ड काम कर रहा है, मतलब जो आपके बोलने पर काम कर रहा है वो भी आपका आरपी है, जिसके बोलने पर आप काम कर रहे हो वो भी आपका आरपी है। बस फर्क क्या है, या बॉडी कॉर्पोरेट है या पर्सन लिखा है। तो किसी भी व्यक्ति के बोलने पर आप काम कर रहे हो, वो आपका आरपी है। आसान आसान शब्दों में प्रमोटर की बात हो रही है यहाँ। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई प्रमोटर की, तो आपका प्रमोटर आपका आरपी है। और अगर किसी और कंपनी का आपका डायरेक्टर, आप किसी और कंपनी का प्रमोटर, वो भी आपका आरपी है। बस इन दोनों में स्टार लगा, इसका मतलब जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसे 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 आरपी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक। और साथ में आपकी कंपनी की एसोसिएट कंपनी आपकी आरपी है, सब्सिडरी आपकी आपकी है, होल्डिंग आपकी आरपी है, फेलो सब्सिडरी आपकी आरपी है। फेलो सब्सिडरी समझते हैं आप? अब रिलायंस की दो सब्सिडरी मान लो, S1 S2, ये रिश्ता क्या कहलाता? S2 S1 के लिए क्या है? फेलो सब्सिडरी। इसे बोलते हैं एनी अदर सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। समझने के लिए बोलते हैं फेलो सब्सिडरी। ये भी आपकी आरपी है, फेलो सब्सिडरी भी आरपी है, होल्डिंग भी आरपी है, एसोसिएट सब सब आपके आरपी है। इवन इन्वेस्टिंग कंपनी भी आपकी आरपी है, सब आपके आरपी है। ठीक है ना। सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, ठीक है ना, होल्डिंग, एसोसिएट, इन्वेस्टिंग कंपनी, ये सब के सब आपके आरपी है। ठीक है। आरपी डन, फाइनेंशियल ईयर डन, नेटवर्थ डन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट डन, डन 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 डन, चेहरा पहला चैप्टर डन। बताइए। ठीक है जी। एक काम करिएगा, आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा इसे, है ना। और जैसे क्वेश्चन की जहां तक बात है, क्वेश्चन के लिए ना मेरे अलग वीडियो अपलोडेड हैं, और मैं और भी नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आरटीपी एमटीपी के मैराथन सेशन हैं, वो 5 4 5 5 घंटे के, जिसमें 200 250 300 केस स्टडी है। उसे करिए, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रीजन जरूर करिए साथ में। तो मुलाकात होती है अगले चैप्टर में। बॉय बॉय, टेक केयर, सी यू, गुड लक।